अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसा कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ इंटरव्यू देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का, यही मकसद है इस प्रोग्राम का। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। आइए जरूर, प्रोग्राम में शामिल जरूर है, इसलिए कि शो ही आप लोगों का है। अगर आप लोग आते हैं तो तभी इस शो में चांद चांद लगते हैं, मगर बस सिर्फ आप लोग लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा किया करें। ज्यादातर कोशिश क्या करेंगे, कॉलर पर ना जाएं, अपना तजिया दें, अपना ओपिनियन दें, अपनी राय दें। तो आज सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ पे जो केस थे, कुछ केसों की पे उनको जमानत मिल चुकी है, उनकी रिहाई हो चुकी है और उनके आने की तैयारियां हो रही हैं। नवाज शरीफ के लिए रास्ते हमवार हो चुके हैं। अब नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान तशरीफ लेकर आ रहे हैं और इलेक्शन में भी खड़े होंगे। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जब आएंगे तो वो यकीनन इस महंगाई से गरीब आवाम को छुटकारा दिलाएंगे। मगर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अभी हुकूमत किसकी है? क्या नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है? नवाज शरीफ उनके भाई नहीं है? तो ये कहाँ से पैदा हो रहा है कि जब नवाज शरीफ तशरीफ लाएंगे तभी गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा? और कहा जा रहा है कि इमरान खान क्या खुद अदालत में पेश हो जाएंगे, खुद अपनी गिरफ्तारी दे देंगे या उनको हुकूमत गिरफ्तार करेगी? उन्होंने कहा गया है कि जी इमरान खान को मुस्तकिल तौर पे नाअहल किया जाए और तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए। तो क्या ये लगाने में कामयाब होंगे और इमरान खान को नाअहल करने में कामयाब होंगे? इमरान खान खुद गिरफ्तारी देंगे या इमरान खान को ये हुकूमत गिरफ्तार करने में कामयाब होगी? कुछ इस तरह की किस्म की बातों पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और एक बात और कह देंगे, आलमगीर जो थे जहांगीर तरीन के भाई, उन्होंने खुदकशी कर ली। क्या वजह थी, क्या रीजन था? अब आप सोचें कि सियासत के अंदर जो सियासतदान है, इधर जरदारी चाह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम बने, इधर चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम बने, और इधर चाहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब भी वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। जिसकी वजह से इस्तेकाम पार्टी जो बनी थी, जो आपने देखा कि वो तो एक तरह से बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है। वो पार्टी अभी तक उरूज पे नहीं आई, वरना बनाई तो इसलिए गई थी कि बड़े बड़े लोगों को इस पार्टी में शामिल किया जाएगा। और जहांगीर तरीन के पास पैसा बहुत था, पैसा खर्च करने के बाद शायद वो पाकिस्तान के वजीर आज़म बनना चाहते थे, उनका बहुत बड़ा ख्वाब था। मगर ऐसा लगता है कि ये ख्वाब पूरा होगा नहीं होगा। आलमगीर, अब इनकी फैमिली में ये इतनी बड़ा हादसा हुआ है जो उन्होंने खुदकशी की इनके भाई ने, तो क्या रीजन थी, क्या वजह थी, इस पे हम बात करेंगे। मैं लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। तो मैं अभी दानिश को भी वेलकम करती हूँ अपने शो के अंदर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम दानिश, कैसे हैं, क्या हाल है आपके? कैसे? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया समीना जी। अच्छा, तो मेरा सवाल भी यही है कि आप बताइए कि हुकूमत तो नवाज शरीफ की, अब कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बन जाएंगे मुल्क के अंदर तो मुल्क की मईशत बेहतर हो जाएगी और गरीब आवाम के लिए वो बहुत कुछ काम करने वाले हैं और गरीब आवाम को ये जो हालात हुए हुए हैं महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे। जिस तरह बिजली के लिए लोग तड़प रहे, लाइट है नहीं, लोड शेडिंग हो रही है, तो नवाज शरीफ जब तशरीफ लाएंगे तो बहुत कुछ मुल्क में बेहतर हो जाएगा और बेहतरी की तरफ मुल्क जाएगा। तो आप क्या कह रहे हैं? इस सवाल आपसे जी। देखिए समीना, फैसला साजों ने जिन्होंने इस मुल्क के बारे में फैसले करने, उन फैसला साजों ने जब फैसले किए तो उन लोगों ने यकीनन कुछ ना कुछ तो देखा होगा, कुछ ना कुछ तो जांचा होगा, कुछ ना कुछ तो उन्होंने बरता होगा। और जब उन्होंने उन सारी चीज़ों को तोला होगा, जब उन्होंने उन चीज़ों को एनालाइज किया होगा, तो फैसला करने वालों ने ये फैसला किया होगा कि जिस तरह का पाकिस्तान 2018 तक जा रहा था, 2013 से 2018 के बीच में नवाज शरीफ साहब जो थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी प्रीमियरशिप में जिस तरह से प्राइस स्टेबिलिटी थी 2013 से 2018 तक, लोड शेडिंग थी पीपल्स पार्टी के दौर में 2007 से 2009 से 13 के बीच में, जिस तरह से लोड शेडिंग के ऊपर काबू पाया गया, पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की तरफ लेके जाया गया, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का सवाल ये पैदा होता है, हुकूमत इस वक्त किसकी है? ये तो बता दें, एक ख्वाब दिखाया गया। जब आपने सारी तारीफ बता दी कि 9000 इसमें ये हुआ, 2000 इसमें ये हुआ, तो ये सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस वक्त हुकूमत किसकी है? इस वक्त हुकूमत है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, जिसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब। शहबाज शरीफ वजीर आजम है भाई, और उसमें जी वजीर आजम शहबाज शरीफ है, लेकिन जो पीडीएम के सरबराह है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब है जी। जी। तो आपको गवर्नमेंट जो है जी वो कोर्ट तरीके से, पूरे तरीके से जो है वो मुस्लिम लीग नून की नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम नून लीग नहीं है, मगर वजीर आजम बने हुए शहबाज शरीफ है, तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जरूर बने हुए हैं। उन्होंने एक क्या कहते हैं, एक इंतखाब किया कि वो पाकिस्तानी सियासत में एक रोल प्ले करेंगे उस क्रूशल टाइम में, जिस टाइम में कोई भी
सियासतदान जो है वो प्रीमियरशिप लेता, वजीर आजम बनता, तो उसने अपनी पार्टी पे और अपनी सियासत दोनों चीजों को उसने दांव पे लगानी थी। तो शहबाज शरीफ ने बड़े क्रूशल टाइम में ये तो एक बहुत यानी कि मुश्किल उन्होंने फैसला किया। फैसला किया, शहबाज शरीफ ने हुकूमत तो संभाल ली, भागदौड़ तो संभाल ली मुल्क की, मगर गरीब आवाम के लिए जो रिलीफ देना था वो कुछ नहीं दे सके, कुछ नहीं कर सके। अब यानी कि नवाज शरीफ की आमद की आने की तैयारियां शुरू हो रही हैं। तो नवाज शरीफ के बड़े बड़े दावे चल रहे हैं कि जी वो आएंगे तो मुल्क में पता नहीं क्या चीज लेकर आएंगे, गरीब आवाम को किस तरह रिलीफ देंगे, जिस तरह आजकल हालात मुल्क के चल रहे हैं, खराब हो रहे हैं। तो सवाल यहाँ पे फिर दोबारा से यही होता है, मैं अभी ज़ैदी साहब से भी यही पूछूंगी, सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त हुकूमत किसकी है? जो सिर्फ नवाज शरीफ को मीडिया में आके ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो सवाल यहाँ पे यही है, अटका हुआ है कि भाई हुकूमत इस वक्त किसकी है? इन्हीं लोगों की तो हुकूमत है। सिर्फ फर्क ये है कि शहबाज शरीफ बैठे हुए सीट पे, वजीर आजम बैठे हुए बने हुए, और नवाज शरीफ जो है बैठे हुए यूके में। अब नवाज शरीफ की आने की तैयारियां हो रही है, तो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को बहुत जल्द पाकिस्तान में लाया जाएगा और इलेक्शन में भी वो खड़े होंगे। जी ज़ैदी साहब क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? अस्सलाम वालेकुम। जी समीना, आपको और आपके तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा सलाम। जी वालेकुम सलाम। दानिश आपको भी सलाम। जरा जोर से बोलेंगे आप। आप जो ये कह रही हैं कि हुकूमत तो इन्हीं की है जी, लेकिन अगर वो आ जाएंगे तो क्या कमाल ढाएंगे। वो कहा जा रहा है ना, बहुत बड़े बड़े मीडिया के अंदर बड़े दावे हो रहे हैं कि जी नवाज शरीफ आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, नवाज शरीफ आएंगे तो मुल्क में हालात बेहतर हो जाएंगे और गरीब आवाम को बहुत ज्यादा रिलीफ देंगे, किसानों के पास जाएंगे, मिलेंगे ये। जी अब मसला ये है, बिजली का कहा जा रहा है कि जो लोड शेडिंग हो रही है फैसलाबाद में, आप सोचिए आवाम परेशान है, बिजनेस है नहीं, बिजनेसमैन परेशान है, घरों में लाइट नहीं है, कस्टमर है नहीं, क्लाइंट आ नहीं रहा, शॉपों पे लोग लेके बैठे हैं, सामान नहीं बिक रहा। तो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ जब आएंगे तो इस पे बिजली के ऊपर भी काम होगा, हर चीज पे काम होगा। इस वक्त धूम मची हुई है, नवाज शरीफ आएंगे तो ये होगा, नवाज शरीफ आएंगे तो ये होगा। तो यही सवाल पैदा होता है कि हुकूमत इस वक्त किसकी है? इक़्तिदार में इस वक्त कौन है? नवाज शरीफ की हुकूमत है या किसी और की? देखें इस वक्त हुकूमत जो है वो है तो अगर देखा जाए तो पीडीएम और नून लीग की है ना, मरकजी किरदार तो यही है। फजलुर रहमान तो रहनुमा के तौर पे हैं और सदर के तौर पे हैं। पीपल्स पार्टी और एएनपी इनको सपोर्ट कर रही है, वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब हो ये रहा है और जो जिन चीजों पे इस वक्त फैसले होने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से नवाज शरीफ के खिलाफ देखें यके बाद दीगरे मुकदमे तो खत्म हो रहे हैं। अब तो आज जो ताजा जो मुकदमा हुआ उसमें उनकी जो जायदाद वगैरह थी उसको भी बहाल कर दिया गया, उनको वापस करने के ऑर्डर कर दिए गए। जी बहाल कर दिया गया। जी आज उनको बहाल कर दिया गया केस में। जी अच्छा, असल कहानी ये हो रही है कि इस वक्त सारी कोशिशें दुबई में बैठ के ये हो रही हैं कि वजारत उज़्मा लेनी, मुकदमा खत्म हो रहे हैं लेकिन अब फैसला जो अटका हुआ है वो इस वक्त वजारत उज़्मा के ऊपर है और उसके लिए पूरी कोशिश हो रही है कि चौथी दफा के लिए उनको क्लियरेंस मिल जाए। और सारा इस वक्त जो मामला अटका हुआ है वो यही है कि किसी न किसी तरीके से इस बात पे तय हो जाए कि उनको चौथी दफा वजीर आजम मुंतखब कर लिया जाए। और इसी वजह से वो वहां बैठे हुए हैं और अपने तमाम आखिरी जो उनके दोस्त अहबाब हैं जो उनका साथ देने वाले हैं उनके साथ वो इन्फ्लुएंस में लगे हुए हैं और मीटिंग्स में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ उनके साथ साथ ये भी याद दहानी की करवाई जाने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम इख्तिदार में आ जाते हैं तो जो आपकी कुछ रुकी हुई इमदाद जो है। जी वालेकुम, एक सेकंड ज़ैदी साहब, एक मिनट। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुझे पहचाना आपने? नहीं मैंने नहीं पहचाना, कौन बोल रहा है? मैं बहुत पुराना कॉलर हूँ आपका, रेहान अहमद रब्बानी नाम है मेरा। अच्छा 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 अच्छा, रेहान भाई क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? काफी अर्सा हो गया तो मैंने कहा कि आज मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा फोन कर लूँ आपको। जी जी एक दो बातों पर मैं बात करूंगा, ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा। तो एक बात ये कहूंगा कि पहले आपके थोड़े प्रोग्राम में थोड़ी चेंजेस नजर आ रही है जी, क्योंकि पहले आप सिर्फ अकेले प्रोग्राम करती थी। जी जी तो अब साथी को बुलाने लगी और वो भी नवाज शरीफ के बंदे को, तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं सिर्फ एक ही दिन आते हैं, वन डे आते हैं, आपने आज ही इत्तेफाक से देखा? ये 2 दिन आए, पहले एक दिन भी नहीं आते थे ना। नहीं आपके प्रोग्राम में कहाँ आते थे? नहीं आते तो कोई भी जी बुखारी उम्मीदवार के ऐसे नहीं आते जी। ठीक है, जो आप बोलती थी बुखारी ये जो जिसका भी आइडिया होगा मुझे पसंद नहीं है। ये जो आते हैं कभी आ गए महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, ये रोज हर मूवी का आके बैठते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं जो अकल से पैदा नहीं, पसंद नहीं आई।
हम लोग पुराने कॉलर हैं, मैं आया नहीं तो ये इन्होंने अपनी जॉब भी पक्की कर ली, ठीक है ना। इसलिए कि आप नहीं थे ना प्रोग्राम के अंदर, तो इसलिए इनकी जॉब पक्की हो गई। जॉब पक्की कर ली। चले चाहिए आप पॉइंट की बात कर लें। आपको हम वेलकम करते हैं। तो वही बात करता हूँ, नवाज शरीफ आपने कहा कि आएंगे या नहीं आएंगे, अरे वो इतना मुल्क को लूट के ले गए और मुल्क को लूटने के लिए उसको आएंगे क्या, टिकट उनको मिलेगा? अफसोस ही जारी किया जा सकता है जी। इतना लूट के ले गए, वो सारा मुल्क को कंगा कर दिया, सारा उनको अदालत ने भी उनको वो कर दिया, सब कुछ कर दिया। फिर भी सारी दुनिया को पता है कितना लूटा, कितना मुल्क को कंगाल कर गए और खत्म कर दिया मुल्क को। और अल्लाह पूछेगा हमसे, खुदा पूछेगा इनसे जी, खुदा इंसाफ लेगा इनसे, ठीक है। और अभी आप कहती है टिकट मिल जाएगा, मैं कहता हूँ टिकट अगर खुदा ने चाहा तो शायद मिल भी जाए, मगर अफसोस ही कई बार किया जा सकता है। इस बात को बहुत अफसोस होगा, अगर टिकट मिलेगा ना तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा ये। वो पाकिस्तान को और लूटेंगे ये, और पाकिस्तान को खत्म हो जाएगा, बिक जाएगा ये। बस मैं तो ये कहूंगा, और खुदा हाफिज़। इनकी राय नहीं होगी दानिश साहब की, मुझे पता है, ये इसका पॉजिटिव बोलेगा कुछ ना कुछ। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जाजी साहब कंटिन्यू करें आप अपनी बात। मुझे तो ये नहीं समझ आई कि ट्रैफिक टिकट की बात कर रहे थे या किस टिकट की बात कर रहे थे, कि किसको टिकट मिलने वाला है? जी वो टॉपिक की बात करें जी जनाब। जी जी तो अभी सारा फैसला अभी तक जो है ना वो ये नहीं हुआ कि मियां साहब को चौथी दफा इख्तिदार मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ इस्लामी ममालिक हैं और जो पाकिस्तान को अपनी इमदाद के तौर पे और फंडिंग के तौर पे आपका साथ देते हैं, उनको भी वो एक तरीके से मेरे साथ जो हमें अंदाजा हुआ है कि वो होल्ड कर रहे हैं इस इमदाद को, कि उसमें मशरूत कर दिया जाए कि जब मैं पहुंच जाऊं तो आपकी तरफ से इमदाद आना शुरू हो जाए, ताकि वो एक सिग्नल नजर आए कि जी देखें वो आए इख्तिदार में तो पाकिस्तान को चारों तरफ से उनको मुल्कों की तरफ से इमदाद मिलने लगी है। और इसी कोशिशों में दूसरी पार्टी भी है जिसको पीपल्स पार्टी आप कहते हैं, कि वो भी इसी तरीके से कोशिश कर रही है कि इख्तिदार हमें मिल जाए, और उसके लिए वो दुबई में होते हैं, कभी कभी इस्लामाबाद में होते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अमेरिका में गए हुए हैं, और जापान का जैसे उन्होंने भी दौरा किया। तो इस तरीके से ये सब अपनी अपनी कोशिशों में मसरूफ हैं। इंतखाबात अब लग रहा है कि सामने नजर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इंतखाबात की जो तैयारियां आप सोचे ना शुरू हो चुकी है, पीपल्स पार्टी तो पूरी तरह तैयार है इलेक्शन की तरफ जाने के लिए। पीपल्स पार्टी तैयार है, लेकिन नून लीग भी तैयार है, लेकिन नून लीग अपनी जो क्लियरिफिकेशन है उसकी वजह से थोड़ा सा शिकार है कि आए या ना आए उसकी, उसमें लगे हुए हैं वो लोग। अदरवाइज वो लोग भी तैयार हैं इलेक्शन के, क्योंकि आपको फंडिंग जब ही मिलेगी जब आप एक इख्तिदार मुंतकिल हो जाएगा किसी भी मुंतखब हुकूमत को। जो जितने IMF और दूसरे इदारे हैं वो आपको बार बार ये यकीन दहानियां और याद दहानियां करा रहे हैं कि इस वक्त अब आप इलेक्शन में जाएं और नई हुकूमत को दें ताकि आपके साथ मामला तय हुए। क्योंकि देखें मामला जो है आपके सामने, जैसे मैंने कल भी कहा था कि IMF अगर आपको $3 बिलियन दे रहा है तो वो 3 फेज में दे रहा है। $1 बिलियन वो आपकी मौजूदा हुकूमत को दे रहा है, $1 बिलियन वो दे रहा है केयर टेकर के लिए, और अगले 1 मिलियन दे रहा है नई वाली हुकूमत को जो आने वाले 3 महीने तक कम से कम उसको कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद वो अपनी रोड मैप देगी नई हुकूमत, तो IMF उनके साथ माहिदा करेगी। असल चीज ये गारंटर कौन है माहिदे के? गारंटर वही है जो आपको मालूम है कि एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि वो तो बैठे हुए ना मुस्तकिल, आपके वजीर आजम 3 आएंगे 3 जाएंगे, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो वही रहेंगे ना। तो गारंटर आपका हमेशा से पाकिस्तान के गारंटर जो होता है वो आपके इंतजामी इदारे होते हैं, और वही इस बात की यकीन दहानी दिलाते हैं कि इस मुल्क में कोई वजीर आजम आए या जाए हम आपके साथ हैं, हम आपके गारंटर हैं, आपका जो दिया हुआ पैसा है वो आपको वापस मिलेगा। चाहे वो इमरान खान का दौर हो, इमरान खान के दौर में भी देख लें कि बाजवा साहब उनसे पहले जाते थे, पूरी राह हमवार करते थे, और उसके बाद इमरान खान जाते थे, फिर सऊदी अरब से और UAE से, और जहां जहां से पैसे मिलने होते थे वहां से उनको पैसे मिलते थे। और यही इनके साथ हुआ कि जहां जहां इनके मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते थे वहां शहबाज शरीफ भी गए और वो भी गए, और उसके साथ साथ आपको पैसे मिले। चाइना वो देखे गए 2 दफा चाइना गए आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पूरे वहां मामला तय करके आए। उसके बाद आपको तकरीबन $7 बिलियन उन्होंने आगे पीछे करके दिए, 7.3 बिलियन, जिसमें पेमेंट हुई और फिर रिफंड होकर आपके पास आए। तो हालात जो हैं वो अभी नवाज शरीफ के लिए मुकदमा तो उनके खत्म हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अभी
जो उनका इख्तिदार है वो अभी फैसला कुन मराइल में अभी तक नहीं आया है, जो मेरे हिसाब से। दूसरी तरफ आप ये देखें कि जहांगीर तरीन के भाई का जो वाकया है, इंतहाई अफसोसनाक वाकया। तो आखिर ये बताएं कि इसके पीछे क्या, क्यों उन्होंने खुदकशी की, क्या रीजन था कि उन्होंने खुद ही अपने आप को खत्म कर लिया जी? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आखिर क्या वजह थी? हर चीज को जो है ना वो सियासत के साथ मुलविस करना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। वो एक उनका खानदानी मामला था और एक वो काफी अरसे से बीमार चल रहे थे, उनके आखिरी तो नोट अगर चले बीमार थे तो वो तो फिर अपनी मौत खुद ही चलाते रहे, बीमार थे तो खुदकशी करने की क्या नौबत आ गई? स्पेसिफिकली की बीमारी थी जिसकी वजह से शायद वो मतलब अपनी हर एक की अपनी वो होती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, लेकिन उसको इसमें मेरे ख्याल से उसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए कि इसका किसी से क्या लिंक है। एक बहुत बड़े सरमाएदार ग्रुप और सरमाएदार खानदान, बहुत बड़े पैसे वाले लोग, जहांगीर तरीन, और उनमें पैसों की किसी की कमी नहीं थी। इसलिए अगर हम इसको मनफी पहलुओं से देखें कि जी शायद जहांगीर तरीन ने पैसों के लिए या फलाने पैसों, मेरे ख्याल से इसको इससे मिलाना नहीं चाहिए। ये एक उनका खानदानी एक गम है, तो उसको उसी तरीके से रहने दिया जाए और उसका जितनी ताजियत की जाए मेरे ख्याल से कम है कि उनके भाई के बेचारे के साथ ये हादसा हुआ। लेकिन उसके नोट में भी आप देखें, उनके आखिरी नोट में उन्होंने जिक्र किया है अपनी 3-4 बीमारियों का, और ये शदीद बीमारियां थी जिनकी वजह से वो आखिरी दिनों में बहुत परेशान थे, और उसका उन्होंने इख्तिताम अपने हिसाब से ये सोचा कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म करके कर लूं। तो मैं ये समझता हूँ। दूसरी तरफ आप ये देखें, जो आप लोगों की ख्वाहिशात थी कि इमरान खान के खिलाफ FIR क्यों नहीं कटती, आप वो भी मरहला शुरू हो गया। ख्वाहिशात नहीं थी, सवाल था सिर्फ, हमारी कहाँ ख्वाहिशात थी। देखें मैं अब आप ये देखें ना कि इमरान खान को तो कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, और जो चौधरी साहब थे इनके साथ तो उन्होंने भी कह दिया कि जी इमरान खान के ऊपर पूरी पाबंदी, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए, इमरान खान को नाअहल किया जाए। तो अंदाजा लगाएं कि इमरान खान को नाअहल किया जाने के लिए तो कब से ये लोग कोशिशें में लगे हुए। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इमरान खान खुद जाके गिरफ्तारी देंगे या इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे ये लोग? इमरान खान में इतनी हिम्मत नहीं है कि खुद जाके गिरफ्तारी देंगे जी। इमरान खान साहब पहले जो है वो बनीगाला में छुपे रहे, उसके बाद वो जमान पार्क में छुपे रहे। इस दफा लगता है कि वो मियां वाली के किसी बंकर में जाके छुपेंगे, क्योंकि वो उनमें इतने गट्स ही नहीं है कि वो खुद जाके गिरफ्तारी दे सकें। समीना, अगर वो इतने बहादुर होते तो उनको शीशे तोड़ के नहीं गिरफ्तार किया जाता। बिल्कुल। वो कभी भी कहते कि आओ जब दिल चाहे आओ, मुझे गिरफ्तार करके ले जाओ, मैं तैयार, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। वो अपने जमान पार्क में हजारों लोगों को जमा करके रात भर हलवा पूरी नहीं खिलाते लोगों को कि यहाँ बैठो और मुझे बचाओ। इतने बहादुर नहीं है मेरे हिसाब से वो। तो अब लोगों की ये ख्वाहिश थी कि हुकूमत क्या कर रही है, गिरफ्तार क्यों नहीं करती, FIR क्यों नहीं कटवाती। तो मेरे ख्याल से अब उन लोगों की, मैं बार बार आपसे ये कहता था कि आप भाई लोगों को इतनी ख्वाहिश क्यों है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए या मुकदमात कायम किया जाए। और मैं ये भी कहता था कि हुकूमत अपने तौर पे, जिस तरीके से PTI अपने तौर पे अपनी हिकमत अमली तय करती है, इसी तरीके से हुकूमत भी अपनी वर्किंग कर रही है। और उन्होंने वो अगला मरहला पेश कर दिया कि अब उन्होंने GIT बनाई और GIT ने उनका नाम दे दिया। अब उन्होंने जो लोगों को गिरफ्तार किया था उन्होंने बयानात दिए हैं, और उन बयानात की रोशनी में केस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे और उसके जरिए वो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश। अब जो FIR कटी है उसमें सिर्फ वो ही नहीं है, उनकी दोनों बहनों का भी नाम है, ये देखिए आप। और सबने ये उनके साथ जो गवाहों की, जिन गवाहों ने उनको तो आपको लगता है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फाइनली जेल में डाल दिया जाएगा और उनकी तहरीक को बैन कर दिया जाएगा? इनकी जो कहते हैं कि बाद में देखें चेयरमैन कौन बनेगा तहरीक इंसाफ का, बड़े उम्मीदवार हैं। देखें इस जमात में जो अब आपने देखा ना जितने भी बड़े बड़े कारकुन इनके साथ थे, जो इनके कारकुन थे, उनके ऊपर भी दोबारा से जमानत वो कर दी गई है, कैंसिल हो गई है उनकी, और दोबारा से इनको जेल में पेश किया जाए, पेशी के लिए कहा गया है। तो अब अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। तो अब देखिए जब ये अदालत में जाएंगे। कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने उस वक्त तो बयान पढ़ दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो दूसरी तरफ दूसरा हाथ भी दिखा रहे थे। तो उनको ये दिखाया गया है कि एक ही लाइन पे चले आप। अच्छा, यानी कि आप बताना चाह रहे हैं कि फवाद चौधरी जैसे हो गए, फवाद चौधरी, असद उमर, ये सब जो हो गए, तो इनको दोबारा से ये कहा जा रहा है कि आपकी जमानत नहीं हुई है, दोबारा से आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये ना समझें कि अगर आपकी जमानत हो गई है या आप बाहर हैं तो ये ना समझें कि आप बच सकते हैं। आप किसी भी वक्त कहीं भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। बेहतर है कि घर में सुकून से ड्राइंग रूम में अपने एयर कंडीशन चला के घर में बैठे। तो आप एक तरफ देखें, एक और मुकदमा बना है जिसके अंदर इमरान खान
उनके साबिक डीजी ISI और साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ भी एक मुकदमा कायम हुआ है, जिसमें इन तीनों का नाम है। ये भी एक बड़ी खबरों में से खबर है कि उन तीनों को एक साथ नॉमिनेट किया गया है। आने वाले वक्तों में वो मुकदमा भी उनके लिए खतरनाक हो सकता है। तो जिस तरीके से मैं बार बार ये कहता हूं कि उनको हुकूमत अपनी तरीके से होमवर्क पूरा करके इमरान खान को एक महदूद सर्किल के अंदर खड़ा कर रही है। उनके पास कोई जगह नहीं होगी आखिरी वक्तों में कि वो दरवाजा खोल के कहें कि आओ भाई अब मुझे गिरफ्तार कर लो, अब बहुत हो गई है। दिन ब दिन जिस तरीके से उनके खिलाफ मुकदमा मजीद से मजीद कायम हो रहे हैं। आपने तोशा खाना का केस लोगों ने कहा था कि खत्म हो गया, देखें फौरन रिवाइव हो गया। मैंने आपसे क्या कहा था कि वो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तोशा खाना केस भी दोबारा से वो सामने आ रहा है, फॉरेन फंडिंग केसेस भी उसी तरीके से सामने आ रहे हैं। तो मुकदमात जो बने हैं अगर आप ये जो मुल्क के अंदर दहशत गर्दी बहुत बुरी तरह फैल रही है और बुरी तरह से हालात दिन पे दिन खराब हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी तो ये दहशत गर्दी खत्म हो जाएगी, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी? पर आपको क्या नजर आ रहा है कि ये जो जरदारी हैं जो चाह रहे हैं कि बिलावल वज़ीर आज़म बने, नवाज शरीफ चाह रहे हैं कि जी मैं वज़ीर आज़म बनूं चौथी मरतबा भी, और उसके बाद वो कहीं देंगे अपनी लीड जो शहबाज शरीफ को देंगे, फिर शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं मरियम नवाज साहिबा दोबारा वापस आए, नवाज शरीफ चाह रहे हैं मरियम नवाज को दें। तो ये तो खिचड़ी पक्की भी है, तो ये खिचड़ी आपको क्या लग रहा है? क्या देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस खिचड़ी में से मुझे जो एक साफ दाना नजर आ रहा है वो फिलहाल शहबाज शरीफ नजर आ रहा है। अच्छा, कि हुकूमत जो है वो नई हुकूमत में इसी तरीके से बनेगी जैसे अभी है। मखलूत में पीपल्स पार्टी होगी, पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी इनके साथ शेयरिंग करेगी कुछ उम्मीदवारों को लेके, और मरकज में पीपल्स पार्टी इनके साथ कोलैबोरेट करेगी। और KP के अंदर हो सकता है कि परवेज खटक अपनी उसके साथ जो उनके 30-35 बंदे हैं और उनके साथ फजलुर रहमान के साथ मिलके हो सकता है वो शेयरिंग कर ले वहाँ पे। फजलुर रहमान का तो नाम अभी तक लिया भी नहीं जा रहा, फजलुर रहमान का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा, लेकिन वो आप उनको माइनस नहीं कर सकते। वो भी एक रियलिटी है कि उनको अलग वोट बैंक है। वोट बैंक तो है ना, और छोटा मोटा वोट बैंक नहीं है उनका, वोट बैंक है। आपके बकौल के आप कह रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि छोटा मोटा वोट बैंक नहीं हुआ है, तो आपने खुद बताया कि वोट बैंक किसी का नहीं होता। समीना कुछ प्रोग्रामों में आपने यही बात बोली है कि वोट बैंक किसी का नहीं होता, वोट बैंक तो बनाया जाता है, हमारे मुल्क में हमेशा बना है। जिस तरह हम कहते हैं कि इमरान खान का तो वोट बैंक बहुत ज्यादा है ना, इमरान खान का, तो आज देखे ना बैंड कर दिया इमरान खान के वोट बैंक को भी खत्म कर रहे हैं। आप सही कह रही हैं, लेकिन फजलुर रहमान इस वक्त खेल में है ना, तो उनको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। देखिए जो खेल में रहेगा उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे आज मिले चाहे अगली हुकूमत में मिले। आपको आपने टूर्नामेंट में अगर होंगी तो आपको कुछ मिलेगा ना। अगर आप उस टूर्नामेंट को तस्लीम ही नहीं करें, तो ऑर्गेनाइजरों के अहकामात माने ही नहीं आप, तो आप टूर्नामेंट में खेल सकती हैं। तो PTI ने सारी कोशिशें ये की कि वो चाह रहे थे कि वो टूर्नामेंट हो जिसमें उनकी अकेली टीम हो और वो ही जीत जाए। तो ऐसा तो नहीं है ना, वन साइडेड मैच के चक्कर में इलेक्शन अगर होंगे तो वो जीतेगा अपना इमरान खान, या तो इलेक्शन हो गए। अच्छा, इलेक्शन हुए। अच्छा, तो आप ये देखें रेहान साहब, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं आप एक सेकंड जैदी साहब एक सेकंड, मैं रेहान साहब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि इलेक्शन आप कह रहे हैं कि जीतेगा इमरान खान जीतेगा, तो सबसे मेन चीज ये कि इमरान खान को इजाजत ही नहीं दी जा रही, उनकी तहरीक इंसाफ को उनका तो चचा भी इजाजत देगा। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं कि उनका चचा भी इजाजत देगा, मगर अभी जो हालात है उसको समझें, जो हकीकत है। एक सेकंड साहब, एक सेकंड चचा के कहने पे पंजाब आप एक हकीकत है जी, एक हकीकत है उसको हमारी भी दुआएं हैं। नहीं रेहान साहब एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप ये देख रहे हैं हकीकत तो तस्लीम करें ना, जो मीडिया में चल रहे हैं। देखें उनको मीडिया में कहा कि नाम नहीं लो, मीडिया में तो बहुत सी चीजें चलती हैं, मीडिया की बात ना करें। मैं बता रहा हूँ जो हकीकत की बात है, जो उसकी बात है वो जीतेगा। एक सेकंड रेहान साहब मैं लेती हूँ जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप याद कर रहे थे ना इनको, रेहान साहब को, वो आज आ गए। रेहान साहब को वेलकम करने के लिए मैंने अभी इनकी आवाज सुनी, मुझे पता है, वेलकम बैक। पर आप रेहान साहब को देखेंगे वो ही एजेंडा लेकर आए हैं, वो जो पहले आते थे, जो सबसे बढ़ते थे। यही तो तकरार है। सही कहा। लोगों का तो होना जरूरी है ना, जब कोई छोड़ के देखा, मुझे जैसी आपकी कॉल आई ना, मैंने फौरन आपको एयर किया, मुझे पता था आप रेहान साहब को वेलकम करने आए। जी हाँ रेहान साहब वेलकम। अच्छा मैं ना अभी एक छोटी सी बात करूंगा, उसके बाद रेहान साहब को दे दूंगा। रेहान साहब
ड्रॉप हो गए, वो आपको पता है, वो तेजी से आते हैं, वो तेजी से जाते हैं। हाँ, वो अब फिर दोबारा आएंगे, वो देख रहे हैं, शो बड़ा देखते हैं, शो के बहुत बड़े फैन हैं इसके, और ये आप सोच भी नहीं सकते, ये जब जॉब पे गए ना तो आप बिलीव करेंगे, ये शो जो है ना वापिस आके रात को देखते थे। मुझे सरप्राइज थी, मैं मुझे लिखते थे कि मैं तुम्हारा शो देख रहा हूँ, मेरी छोटी छोटी जो मैं इसमें कुछ भी गलतियां कर देती थी ना, कभी भी मैं न्यूट्रल होकर बात कर रही थी तो उस पर इनको इतराज होता था मेरी इन चीजों पे पर मैं माइंड नहीं करती थी, इसलिए मुझे पता था। जी बोले अब आप। अच्छा, मैं ना अभी एक प्रोग्राम देख रहा था कुछ देर पहले, वो भी हमारा कनाडा का ही प्रोग्राम है। उसमें एक जर्नलिस्ट आया हुआ, तो एक बात कर रहे थे कि जी आज सुना है कोई तरामीम हुई है नैब ऑर्डिनेंस में, इन्होंने वही हरकतें शुरू कर दी जो इमरान खान के टाइम पे होती है। लेकिन मुझे हैरानगी हुई उन जर्नलिस्ट साहब की, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन जर्नलिस्ट साहब की ये बात सुन के कि जी इन्होंने वो ले आए हैं कि वो तहकीकात के बगैर, अगर या देखें उसमें तो ये था ना कि खान साहब के जमाने में तो बगैर तो सिर्फ नाम होता था कि इस बंदे के पे केस बनाना, उसको केस है उसको ले आते थे, बिल्कुल कोई पहले तहकीकात नहीं होती थी, कुछ नहीं होती थी जी। अब इन्होंने ये कहा है कि अगर आपके बार बार बुलाने के ऊपर भी वो बंदा नहीं आए तो जो नैब का ऑफिसर है वो नैब चेयरमैन को कह के उसके खिलाफ वारंट निकलवा सकता है और फिर उसको कस्टडी में रख सकते हैं वो, एंड दैट कुड गो फ्रॉम 30 days टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज वेल। नहीं सर, लाइव नहीं है, सिर्फ 30, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन रख सकता है, लाइव नहीं। 30 डे तो करें, 30 डे करें, वो 30 दिन ही करें। मुझे किसी ने, मैं कोई और प्रोग्राम भी देख रहा था, शायद कुछ मिल गया वो, सॉरी नहीं, गलत, वो गलत जी। पहले 14 दिन था, अब उन्होंने बढ़ा के 14 दिन से बढ़ा के उसको 30 दिन कर दिया कि 30 दिन तक आप नैब की कस्टडी में रख सकते हैं। दूसरी बात ये नवाज शरीफ का जो लोग कह रहे हैं कि आ रहे हैं वापस, अभी वापसी नहीं लगती, मगर उनके केस तो खत्म कर दिए गए ना, उनको जो ताकि गिरफ्तार कर दिए जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे केस उनके खत्म किए जा रहे हैं, उनको जमानत पे बरी किया जा रहा है। जब बरी किया जा रहा है तो आप सोचे ना, तो फिर तो वो आने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं ना, पहले भी उनकी राय हम बात की जाती। मैं एक और प्रोग्राम देख रहा था, मुनीफ फारूक और जो इनके लॉयर हैं अजहर सदीक पीटीआई के, बहुत मतलब कि वो ऊंचा बात करते हैं बहुत। अच्छा, ये बता दें कि इमरान खान खुद गिरफ्तार होंगे, गिरफ्तारी देंगे या गिरफ्तार किया जाएगा? पता नहीं, मैं तो खुद अभी इनको देखता ही नहीं हूँ, आप यकीन करें। अच्छा, मतलब या तो उस गरीब को आपने पकड़ना है तो पकड़े, क्यों उसको डरा डरा के आपको रख रहे हैं? भाई रोज वो आते हैं, रोज कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी उनकी नई स्टेटमेंट आई है कि मैं जब हेलीकॉप्टर में जाता था तो कोई रॉकेट लॉन्चर मारना चाहता था, मतलब उसको तो आपको याद नहीं आया, आप अब बात कर रही है। अब आपको रॉकेट लॉन्चर याद आ गया, सही बात है। मुझे नहीं पता कि उनको ये न्यूज कौन देता है, क्या है। भाई आप पहले इंटेलिजेंस नहीं थी, वो नहीं दे सकती थी कि नहीं पता क्या, वो उन्होंने ये सोचा कि इन्होंने तो मुझे रॉकेट लॉन्चर मारना नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इनकी तंसीबात पे हमला कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं हमले में पहल कर देता हूँ, इन्होंने तो रॉकेट लॉन्चर मारा नहीं मुझे 3.5 साल में, तो मैं जाकर इनकी तंसीबात पे हमला कर देता हूँ। 12 अभी एक और बड़ी, तो इन्होंने लड़ाई में पहल कर दी। जी 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 जी। बुरी खबर है कि जो IMF से हमने वो लिया है कर्जा, अभी सब चीजों के ऊपर भी रेट बढ़ने हैं, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे जाके। अब ये प्रॉब्लम ये है कि पहले जो गवर्नमेंट आती थी, अब तो आप ये सोचेंगे जो पब्लिक है उसकी तो चीखें निकलने वाली है। जी हाँ, सुने निकल रही है, अभी सुने निकल रही है, बल्कि लाइट नहीं है वहाँ पे, लोग परेशान हैं। आप देखें ना, लोगों के गर्मी से बुरा हाल है, लोड शेडिंग है, लाइट आती ही नहीं है, बताएं। लाइट के साथ साथ गैस नहीं आ रही है, और बिल वैसे ही आ रहे हैं बड़े बड़े, बिल वैसे ही आ रहे हैं बड़े बड़े, लोग बिल दें 50-50 हजार के बिल आ रहे हैं, लोगों की तनख्वाह कितनी है, खाने को। जी 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 जी। बात ये है कि ये गवर्नमेंट का सिलसिला ये है कि ये किसी ऐसे टाइम पे आ रही है कि इनको इतना टाइम लग गया है लेते हुए, बहुत वक्त लग गया है IMF से कर्जा लेते हुए। होता ये था कि जब नई गवर्नमेंट आती थी तो वो कर्जा लेती थी, और फिर वही कर्जा क्या होता था, अगली गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार हो जाती थी। अभी यहाँ पे 3 गवर्नमेंट होंगी, इन्होंने लिया है, आगे जो केयर टेकर आएगी और फिर उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी, तो ये ऐसे जाएगा कर्जा। अभी 40 समथिंग तो इमरान साहब के जमाने में हो गया था, इनके टाइम पे कितना हो गया होगा अभी टोटल मुझे नहीं पता, तो होगा क्या? सही, प्लस आपका इंटरेस्ट रेट 22% हो गया, आप तो बिजनेस कर ही नहीं सकते कहीं। एक बिजनेसमैन अगर कर्जा लेगा चलाने के लिए अपना बिजनेस, तो उसको 22 प्लस उसके ऊपर जो लेवी वगैरह देके 27% पे चला जाएगा। देखिए ये लोग आने जाने हैं, आप पाकिस्तानी इकोनॉमी के ऊपर बात करवाया करें, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। अभी बहुत मुश्किल हो गया लोगों के लिए, और मुल्क का चलना बहुत मुश्किल हो गया है।
सही कह रहे हैं, बात करने वाले हो आप, बात कर रहे हैं, मैं सुन रही हूँ ना इकोनॉमिक पे, तो मैं बात करती हूँ हमेशा कि क्या कहाँ जा रही है, कोई बात करने के लिए तैयार हो तो जरूर की जाए। आपकी जो इकोनॉमी के जिम्मेदार होते हैं वो कोरली जो आपकी हुकूमत के सरबराह होते हैं, जो कि आपके वजीर आजम होते हैं, वो आपकी इकोनॉमी के जिम्मेदार होते हैं और उनका काम होता है कि वो मईशत को साथ लेकर चले। एक मिनट समीना, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। वजीर आजम का शुरू से ये काम होता है कि वो हुकूमत को लेकर चले, हुकूमत का ये काम होता है, हुकूमत में बैठे फाइनेंस मिनिस्टर का ये काम होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये काम होता है कि वो मुल्क की मईशत की टेक केयर करे, उसको आगे लेकर चले। आपके थिंक टैंक का काम ये होता है कि जो भी उसमें 100, 150, 200 लोग होते हैं जो थिंक टैंक में आपके मुल्क के बारे में सोच रहे होते हैं, उनका काम ये होता है कि वो आने वाले 50 सालों, 60 सालों, 75 सालों की प्लानिंग करें कि आपके मुल्क ने किस तरह से आगे चलना है, आपने कितना कर्जा लिया, आपके पास कौन से रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को आपने बढ़ाना कैसे है, आपने बैरूनी फाइनेंसिंग करनी है तो उस फाइनेंसिंग को आपने रिटर्न कैसे करना है, आपने जीडीपी कितना इंक्रीज करना है, उसको इंक्रीज करने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे, आपकी कितनी जमीन जो है आपके मुल्क की जरखेज है, कितनी फीसद आपने यूटिलाइज की हुई है, कितनी फीसद ऐसी है जिसके ऊपर आप फसलें लगा सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आप जीडीपी ग्रोथ कर सकते हैं। फिर बात आपकी इंडस्ट्री पे आती है, आप अपनी करंट इंडस्ट्री देखते हैं, इस वक्त हमारी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, इंपोर्ट्स कितनी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स कितनी कर सकते हैं, इंपोर्ट्स हमें कितनी चाहिए, एक्सपोर्ट्स हम कितनी कर सकते हैं। उस हिसाब से जैसे अयूब खान ने बांग्लादेश में उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में उन्होंने इंडस्ट्री की बुनियाद रखी, ढेरों इंडस्ट्रीज लगाई, वैसी इंडस्ट्रीज की बुनियाद थिंक टैंक्स जो हैं वो क्या कहते हैं टैक्स फ्री जोन्स को मुतारिफ कराते हैं। उन टैक्स फ्री जोन्स में इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं जहां से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ती है, वो एक्सपोर्ट बाहर जाती है, मुल्क को ज़र मुबादला आता है, इस तरह से मुल्क आगे चलता है। थिंक टैंक्स चीजें बनाते हैं, एक रोड मैप बनाते हैं, एक चीज डेवलप करते हैं, बिल्कुल ठीक है, और तब जाकर ये आपका मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाता है। जी जी, ये वो सिनेरियो जो एक एस्टैब्लिश मुल्क करता है जी। अब तो मुल्क ही एस्टैब्लिश नहीं है तो कहाँ से करेगा ये जो, जी। हमने कर्जा कैसे उतारना है यार। और आप ये देखें, बड़े मजे की बात ये देखें कि जो भी नई हुकूमत आती है, आप सोचे नई हुकूमत जब आती है, नई हुकूमत आती है तो पूरा मलबा दूसरी हुकूमत पे डाल देती है। अभी वो कह रहे हैं कि जी 3.5 साल में जो इमरान खान की हुकूमत के दौरान हुआ है उसको हम कर रहे हैं, सही तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि IMF से जो कर्जा लिया गया है वो इमरान खान की वजह से ये सब कुछ हुआ और उसकी वजह से। एक सेकंड होल्ड करें जी रेहान साहब। जी हेलो जी, आप जी क्या हुआ? बात करूँ मैं, ये पहले उनकी बात सुन ले, बात करूँ। अरे आप बात तो सुने, आपकी बात मैं सुन लूंगी। मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि वो जो नदीम साहब आए थे ना, वो आपको बहुत मिस कर रहे थे, आपको बहुत सारे कॉलर मिस करते हैं और नाम लेके आपको याद कर रहे थे। तो जैसे आप आए, आपकी आवाज सुनी तो उन्होंने राइट अवे आपको वेलकम करने के लिए फोन किया, तो फिर उन्होंने छोटा सा मैसेज दिया, मगर आप तो होल्ड पे जाते ही नहीं हमेशा, तो आप फौरन ड्रॉप हो गए, जबकि आपको 2 मिनट के लिए होल्ड पे जाना था ना। मैं उनकी बात सुन के आपके पास आ रही थी। रेहान भाई को मैं भी करता हूँ मिस, और लोग सुन रहे थे, मैं उठ के चला गया था यहाँ वॉशरूम। अच्छा चलें ठीक है, आप बताएं क्या कहने आए थे आप जल्दी से। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लोगों का जो फोन मुझे करते हैं, जो याद करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए इंसाफ की बात करता हूँ, मैं तो कहता हूँ इमरान खान को झटकाओ। इमरान खान का जुर्म है, इमरान खान को, मैंने आपको हमेशा ये कहा, इमरान खान की फेवर में किसी फेवर नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ जो जुर्म करेगा, नवाज शरीफ करेगा या कोई करेगा, उसको उल्टा लटकना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। तो ये बिल्कुल कभी किसी की फेवर नहीं की, चाहे कोई शख्स हो, इमरान खान हो या उसका कोई भी हो, जो भी गलत काम कर रहा है उसको बिल्कुल हाँ, जब तक उसके ऊपर जुर्म साबित नहीं होता, जब तक उसके ऊपर है उस पर जुर्म नवाज शरीफ। चलिए अच्छा, आप जल्दी से अपना बात तो बता दें, क्या कहने आए थे? मैं ये कहने आया था कि आप जो है, मेरा जो फोन, जो दूसरा फोन था ना, वो वहाँ कहीं से कॉल आ रही थी, तो मैंने कहा था वो लाइन ना लें, 905671, ये वाला ये मेरे होम लाइन हो गई अब। ठीक है, फिर आप इस नंबर से करें तो मैं यही नंबर लूंगी, आपको जो नंबर आएगा उसी नंबर पे तो लूंगी, आपको याद करूंगी। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया। ये है कि ये नवाज दानिश साहब अच्छे आदमी है, ये सही बात करें। चले ठीक है रेहान साहब, आपका मैसेज आ गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इनकी जो बात है, जो हमने सुनी होती है, जो हमारी नॉलेज होती है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जी और मुजात हो रही है। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब जाफरी साहब और बहुत से लोग नए आ गए और हमें बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं। ये जैसे महाजनों को ये उल्टी सीधी बात सुनाते, बोरी बंद लाशें, ये बताए बोरी बंद लाशें शुरू हुई कब से हुई? नहीं जी, हम सब पाकिस्तानी हैं, सब पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले पाकिस्तान आता है, कोई मुहाजिर नहीं है, कोई सिंधी नहीं है, कोई बलोची नहीं है,
सारे पाकिस्तानी है, सबसे पहले पाकिस्तान आता है। आप भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी है, अरे आपकी पहचान भी पाकिस्तान है, हमारी पहचान भी पाकिस्तान है, सब पाकिस्तानी। उनकी आवाज नहीं समझ में आएगी, उनकी आवाज नहीं समझ आएगी। रियाज सर कोई बंद हो गई हो कि किसी ने मार दिया कुछ कर दिया, वो गलत कहानी है। कोई ऐसी नहीं होता था जैसे ये लोग आगे टीवी में। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन को दोबारा लाने की तैयारी की जा रही, तो सही है, अल्ताफ हुसैन को आना चाहिए। ये रहते थे, हम लोग कहाँ रहते थे? हम लोग रियाज साहब, आप चाह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन दोबारा लाने की तैयारी हो रही, तो वो आ जाए तो मुल्क में हालात बेहतर होंगे। अल्ताफ हुसैन आएगा तो मुल्क के हालात बेहतर ही होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यानी कि आप भी यही चाह रहे हैं, आपका भी राय यही है कि अल्ताफ हुसैन आ जाए? बेहतर होंगे अगर मुल्क में आएगा और वो सुकून होगा। उसपे झूठे इल्जाम सब कुछ है। मेजर को, कर्नलों को, वो भाग गया है सागदार, भागा कैसे गया है सागदार? उसकी हिस्ट्री पता है आपको? वो किसी यहाँ के बताई टीवी में कि उसको गाड़ी जहाँ से बैठा कर उसको भगाया गया। इसी तरह से ये यहाँ सिंध का एक गवर्नर था जो पीपल पार्टी वालों ने उसको भी भगाया। उसने खुद अल्ताफ हुसैन को यहाँ से बैठाकर वहाँ अमेरिका लंदन भगाया कि भाई तुम भाग जाओ तो तुमको भी पकड़ने के लिए 2 घंटे में आ रही है फौज। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। फौज नहीं भगाया है ना? चले सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेजर को मत बोलो, फौज नहीं भगाया है उसको। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसको भी फौज में भगाया। इस बात की अगर मेरी झूठी बात हो तो आप बताइए नहीं झूठी बात है। चले ठीक है, मैं अभी कॉलर से पूछ के आपको बताती हूँ कि आपकी सच्ची बात है या झूठी बात है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। कौन सी सच्ची बात है? अरे वो अल्ताफ हुसैन की बात हो रही है, अल्ताफ हुसैन की बात हो रही है। मैं अब आप लोग को जब भी कॉलर को लूंगी, मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ। शेख भाई अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा आपको हेलो हाय कर दूं, सलाम कर दूं, फिर इसके बाद ब्रेक की तरफ जाती हूँ, फिर इसके बाद लेती हूँ आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देख रहे हैं यकीनन बहुत सारे कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ब्रेक की तरफ गई थी। अच्छा बताएं दानिश, ये नवाज शरीफ आखिर क्यों जरूरी है, जबकि जरदारी जो है पूरी पुरजोर कोशिश में लगे हैं कि वो अपने बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाए मुल्क का, और वो काम भी कर रहे हैं। और अब पता है आपको, बड़े सियासतदान हैं, ताकतवर हैं, तो आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ आएंगे या नहीं आएंगे, या पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो आजकल चल रही है, तो आप क्या देखते हैं कि नवाज शरीफ दोबारा से चौथी दफा बनेंगे? अवाम के वोटों पे तो अगर मैं बात करूं जैदी साहब से, तो जैदी साहब कहते हैं कि जी अवाम का तो कोई अमल दखल ही नहीं है, लाने वाले लाते हैं और जब उनको गिराना होता है तो गिरा देते हैं। तो मगर जरदारी साहब भी तो बड़ी जोश तरीके से मैदान में उतरे हैं, तो आप बताइए क्या कह रहे हैं? आपने सवाल पूरा किया है, मैंने आपका सवाल पूरा सुना है, अब आप मेरा जवाब पूरा सुनिएगा, ठीक है? यकीनन जवाब तो आपका हमेशा पूरा सुना जाता है। जवाब आप पूरा सुनिएगा। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब जब 90s में आए, 90s में पहली दफा आए, 90s में दूसरी दफा आए, ठीक है? उनके जो काम थे, जो उनके कारनामे थे, जो पाकिस्तान के लिए थे, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट, वो जब भी आते हैं कोई ना कोई चीज बना जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो कि अवाम के दिलों में घर कर जाती है। और उसके ऊपर जो नवाज शरीफ का वोट बैंक है, वो जाती तौर पर नवाज शरीफ का अपना ही वोट बैंक है। मुस्लिम लीग नवाज का वोट बैंक जो है, नहीं पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर वो नवाज शरीफ का ही वोट बैंक है। फिर जब भी वो आए, वो हमेशा कोई बड़ा मंसूबा, कोई ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट काम करके जाते हैं जो कि अवाम के दिलों में घर कर जाता है, और दूसरा काम वो होता है जो कि नजर आता है, ठीक है? अब हमारे कॉलर्स आएंगे, मुख्तलिफ कॉलर्स आएंगे, वो मुख्तलिफ एतराज करेंगे, एतराज करने उनके बनते हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि 90s से लेके 2023 तक क्या कोई और लीडर ऐसा आया जिसने कोई स्टेट ऑफ द आर्ट काम किया हो, जिसने अवाम के दिल में घर किया हो? या ऐसे ही लीडर आते हैं जो कि 10-10 साल लगाकर एक मेट्रो ही बनाते हैं? ठीक है, नहीं, मैं आपको बाकी बताता हूँ। 2013 में जब इनको वापस गवर्नमेंट मिली, तो पाकिस्तान में बिजली की पैदावार जो थी वो 7500 मेगावाट थी, और बिजली की जो तलब थी वो 18500 मेगावाट थी। 2018 में जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई, तो बिजली की जो प्रोडक्शन थी वो 25000 मेगावाट थी। आप जरदारी के लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। एक सेकंड, साजिद भाई को लेना चाह रही हूं। जी साजिद साहब, बिल्कुल आप लीजिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बना, इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी बना, अगर वन बाय वन बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, जिसका शायद किसी को इल्म भी ना हो, शहबाज शरीफ ने DHA 5 लाहौर में बनवाया, उसका नाम है पाकिस्तान किडनी। अभिषेक भाई आपको बताएंगे जरदारी साहब ने कितना कुछ किया है। उसका नाम है PKLI, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट। इससे पहले पाकिस्तानी इंडिया और तुर्की जाया करते थे अपनी किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, और वो 75 लाख रुपए वहां पे करते थे किडनी या लिवर की ट्रांसप्लांटेशन के लिए। मियां साहब ने जब PKLI बनाया, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, तो उस अस्पताल में जो एक पाकिस्तानी का इलाज होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट
फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अगर आप हिस्बे इस्तात हैं, आप पे कर सकते हैं तो आप पे करके अपना इलाज कराएं। अगर आप नहीं कर सकते तो उस अस्पताल में इलाज, वो किडनी ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट 75 लाख रुपए का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चलें आगे आपकी तफसील जरा साजिद साहब आप क्या कहेंगे? अच्छा मैं एक बात करना चाहता हूँ जी। बात ये है कि ये जो बात कह रहे हैं इन्होंने जो वो प्रोजेक्ट लगाते हैं जिसमें इनकी अपनी जेबें भरती जी। अब ये बात नहीं है कि प्रोजेक्ट लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो अस्पताल बनाएंगे तो डेफिनेटली उनकी जेबें भरेंगी, ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सड़कें बनाएंगे जी बिल्कुल, उसमें बड़े बड़े लंबे ठेके खाएंगे। हाँ सड़कों में तो जितने मजदूर जाते हैं वो सारे इनके घर से जा रहे होते हैं, वो सारे इनके रिश्तेदार होते हैं। अस्पताल में नहीं लगाएंगे, अस्पताल नहीं बनाएंगे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बना है, इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी बना है, पूरी बात सुने जो हर दूसरे शहर में बना हुआ है। 1 by 1 बोले ताकि बहुत मैसेज पूरा जाए। साजिद बीच में नहीं बोलता। हाँ जी 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 वो पूरे पैसे खाते हैं जी। सुनने दें यानी साहब के सामने नहीं बोले, उनको बोलने दें। भी प्रोजेक्ट लगाते हैं जिसमें प्रोजेक्ट हुआ है उसी से तो आपने वो बीमार पड़ गए थे इसी शो में, तो उसी से तो पैसा खाया है जी। वो तो पैसा खाया सही कह रहे हैं साहब, आपने बिल्कुल सही आके मेंशन किया है कि वो उसी में पैसा लगाते हैं जिनमें उनको लगता है कि पैसा वापस आएगा। बिल्कुल सही कहा, पैसा तो मांग रहे हैं, वो बड़ा बिजनेस वही पैसा तो मांग रहे हैं, आवाम का पैसा है वो। आप ये कहना चाहते हैं टैक्सों में खाया, इनकम टैक्स में खाया, जो इन्होंने सड़कें बनाई उसका कमीशन जो इनको मिला, जो उन्होंने कमीशन खाया तो वो तो प्रोजेक्ट लगाते हैं। ये दारी साहब के बात में नहीं आती कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाते हैं, बिलियन के सड़कों के बनाए। दानिश साहब ने ना वो हिस्ट्री पढ़ ली है कि उन्होंने क्या क्या काम किया, उसको सर्च कर लिया, उनको ये नहीं पता जी। मैं खुद एनसी में था जी, नेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में अकाउंट ऑफिसर था, हेड ऑफिस में बैठता था कराची में, ठीक है। मुझे एक चीज का पता है कहाँ कौन सी सड़क कहाँ से कहाँ जाती है और कहाँ से कहाँ बनी और कितने का बनाए नवाज शरीफ ने, और कितना एनसी को मिलता था, एनसी को नहीं मिलता था ठेके, ठेके सारे ये खा जाते। गवर्नमेंट की कंपनी थी उसको नहीं ठेके मिलते थे, एनसी को या एनडीएफसी और जो गवर्नमेंट की कंपनी बनी हुई थी, ये सारे पैसे ये खा रहा था बैठा हुआ मोटा शेर, ठीक है। इसकी तौर में इजाफा हुआ है, जब भी तो इसके फ्लैट बने, अपार्टमेंट बने, अपार्टमेंट कहाँ से बन जाते, फ्री में बन गए अपार्टमेंट, 4 अपार्टमेंट ले लिए, 6 अपार्टमेंट ले लिए, उनको बदमाशी मिची हुई है। तो सारा दुनिया गरीब से गरीब हो रही है, ये भी इसे भी हो रहा है नवाज साहब। जी जी चलें जी आगे आपका ये चक्कर है, कमीशन खा के वो कर रहे हैं इन्होंने, कोई एहसान नहीं किया मेरे पर, बल्कि इनको तो देना है हमें, हम इनको कोई एहसान नहीं मान रहे। ये इन्होंने हमारे बड़ा पैसा लगाया, इन्होंने अपनी जेब से लगाया पैसा, जो प्रोजेक्ट बनाए, जो सड़कें बनाई है, इन्होंने अपनी जेब से लगाई है, अपनी जेब से बनाया प्रोजेक्ट। अगर जेब से बनाया तो नवाज शरीफ को हम सलाम करते हैं, हम जरूर मारते हैं, जरूर मारते हैं इनको, हम कहते हैं हाँ जी इन्होंने काम किए, बड़े काम किए, इन्होंने अपने पैसे से अस्पताल बनाया है। ये अच्छा अपने पैसों से नहीं बनाया, लोगों से पैसे लेके बनाया। लोग क्यों नहीं एतबार करते, उससे बेधड़क क्यों इमरान खान पे पैसे लुटा देते हैं? अरे एतबार करते हैं तभी तो आज शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, यकीन उठ चुका है। एतबार करते हैं तभी तो एक शख्स को पार्लियामेंट से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। अब आप बोलते रहिए, अब आप बोलते रहिए, मेरी बात जो खत्म हो गई। थैंक यू। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जरा 1 मिनट के लिए शेब भाई जरा सा साजिद साहब को ले लूं, वो बहुत देर से थे। जी साजिद साहब बोलिए अस्सलाम वालेकुम। सुनने देखने वालों को मेरा सलाम और तुम तमाम पाकिस्तान के मुसलमानों को मेरी तरफ से ईद बदी मुबारक। खैर मुबारक। पहले तो मैं दानिश की बात का जवाब दे दूं कि दानिश के लिए एक ही जवाब काफी है कि आज वो शहबाज शरीफ की तकरीर सुन ले, जिसमें तो वो जब वो पगड़ी पहना हुआ था ऐसा लग रहा था पाकिस्तान में जो पीसी होटल नहीं होता जो उसके बाहर चौकीदार खड़े होते हैं दरवाजा जो खोलते हैं, वो बिल्कुल उसकी शक्ल वैसी लग रही थी कि पगड़ी एक तरफ से झुकी, डोर में एक तरफ से पगड़ी झुकी हुई थी, एक तरफ से पगड़ी जो थी वो हुई थी। तो मेरी बहन शहबाज शरीफ ने आज की तकरीर दानिश से बोले अपनी नॉलेज को इस प्रोग्राम में आए सही करके आए, उनसे बोले कि उसने आज खुद तस्लीम किया है कि 75 साल से जो खैबर पख्तूनख्वा में कोई तरक्की नहीं हुई, ये इस मुल्क की बदनसीबी है। और आपके दानिश फरमा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में वो एक भगोड़ा जो सिर्फ दुबई तक आता है और वापस चला जाता है, पाकिस्तान को सिर्फ हवाई जहाज में ऊपर देखता है कि ये है पाकिस्तान कुछ, और कह रहे हैं कि उसने पाकिस्तान में जो काम किए हैं। एक तो ये बात हो गई। फिर मेरे दूसरे भाई नदीम भाई आए, उन्होंने
कहा कि जी इमरान खान के दौर में भी नैब में ये काम होते थे, कौन से नैब में ऐसे काम हो गए। इमरान खान ने तो, अगर आपको पता हो कि नैब के चेयरमैन पे हर्जाना दायर कर दिया है कितने अरब रुपए का, कि जो उन्होंने उसके अंदर तरमीम करी है। दूसरी बात ये हो गई, अब मेरी बहन जरा मैं टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिल सका था। जैदी भाई ने कल एक बात बोली लियाकत भाई को, महमूद साहब को, कि भाई MQM पे आके ये लोग अपनी भड़ासे निकालते हैं। मुझे MQM का आज मेरे भाई, मैंने तो कल भी ये कहा, आज भी चैलेंज है। मैं जैदी भाई को नहीं कह रहा हूँ, मैं जितने भी कॉलर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको सबको चैलेंज है। जरा मुझे बता दे MQM महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान या कोई भी फला ढमाका आप नाम ले लें, हकीकी ले लें, कोई सी भी ले लें, एक बता दे मुझे उसमें महाजिर। खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची में पैदा हुआ, फारूक सत्तार कराची में पैदा हुआ, जिसका भी आप नाम ले लें, और बोले तो मैं सबकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको बताता चलूं। काम ये आपका जो इलेक्ट्रीशियन था, क्या नाम है, मुस्तफा कमाल, कराची में पैदा हुआ। ये MQM है क्या मेरी बहन? पीपल्स पार्टी नारा लेकर जमात बनी थी, रोटी कपड़ा मकान की। मुस्लिम लीग नून आई, वोट को इज्जत दो। इमरान खान आए, करप्शन खत्म करो। ये जो आई MQM, ये जो MQM आई, ये क्या, किसका मंशूर क्या था? महाजिर, महाजिर, लासानियत। इसके अलावा इस तंजीम में था क्या, मुझे कोई बता तो दे आगे। इसने सिर्फ बोरीबंद लाशें किसकी मिलती थी जी मेरी बहन? बोरीबंद लाशें उनकी मिलती थी जो महाजिर नहीं थे, पठानों की, पंजाबियों की, सराइकियों की, बल्लोचियों की, इन लोगों की बोरीबंद लाशें मिलती थी मेरी बहन। उसके बाद उन्होंने नारा लगाया, नहीं जी इसको मुत्तहदा बना दो। मुत्तहदा क्या? सब की जमात। जिन लोगों के लोग मरे हैं, जरा उनसे तो जाके पूछे मेरी बहन, क्या पठान का बच्चा नहीं था क्या? वो इंसान नहीं था, पंजाबी का नहीं था? मगर जैदी भाई ने कल कहा कि जी लोग आके उसमें हम गुस्सा निकालते हैं महाजिरों के बारे में, ऐसी बात। ठीक है, मेरा मतलब ये है, बॉटम लाइन मुझे बताएं तो महाजिर उस जमात में है कौन? ठीक है, मैं महाजिर हूँ इस कंट्री का, मैं पाकिस्तान का महाजिर नहीं हूँ। जैदी भाई कराची में पैदा हुए हैं, कहीं भी पैदा पाकिस्तान में हुआ, महाजिर नहीं है। आप महाजिर नहीं है, आप कराची में या पाकिस्तान में कहीं पैदा हुए, महाजिर इस कंट्री में, इस कंट्री में। हाँ, आप मेरी बहन तंजीम बनाए MQM, हम आपका साथ देंगे, हम आपका, क्योंकि ये हम महाजिर हैं यहाँ पे। मगर पाकिस्तान में महाजिरों को इस वजह से कि गलत नाम से इस्तेमाल किया गया, महाजिरों को, उर्दू स्पीकिंग वालों को मेरी बहन जितना नुकसान इस MQM ने पहुंचाया, किसी ने नहीं पहुंचाया। ठीक है, चलें जी, चलें, बहुत शुक्रिया। सही साहब बताएं आप क्या कहना चाहेंगे, फिर मैं शुएब भाई को लूंगी लंबा तफसील। बहुत सारा तशफ़ी होगी। सही साहब, आप सैयद साहब क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है हम में से इनसे बड़ा मुहाजिर कोई नहीं है, ये जिन्होंने जीरो से उठ के यहाँ तक ये लोग पहुंचे हैं अपनी मेहनत पे, अपनी बलबूते पे, और वो सच्ची बातें कर रहे हैं, और इसको बर्दाश्त करें। ये जो बुजुर्ग आ रहे हैं कांबे टांगे चलें जी, शुएब भाई आप बोलें। मैं इनको ये पूछता हूँ कि ये बताएं जी, वो भी तो एक बंदा, उनको एक बादशाह था वहाँ का, कराची का। आज दिन हड़तालों के अलावा उसकी कंट्रीब्यूशन में कुछ चीज है तो बता दें। उन्होंने महाजिरों के बच्चों के लिए जी शुएब भाई, तो बता दें। जी बोले। मैं इस बात पे सिर्फ इतना कहूँगा कि उसके क्रेडिट में क्या जाता है। महमूद साहब एक सेकेंड, स्टॉप करें महमूद साहब, समझ में आ गई बात आपकी, जी बोले। जी, मैं इस बात पे सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर किसी के पास पाकिस्तान में पैदा हुए बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो महाजिर तो नहीं है, और जो लोग बाहर पैदा हुए, इंडिया में पैदा हुए या उनकी रियासतों में पैदा हुए, तो वो जब माइग्रेट करके आए तो वो महाजिर कहला सकते हैं। तो बस इतना ही इस सिलसिले में मैं कहूंगा कि जो पाकिस्तान में पैदा हुए वो जी 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 महाजिर नहीं। अच्छा, दूसरी बात हो रही थी ये नवाज शरीफ की, कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान, अभी उनका आना कोई इतना आसान नहीं है। वो अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो ये लोग रिलाय कर रहे हैं ना, जो नई जुडिशरी आएगी सितंबर में, वो चेंज होंगे जस्टिस फायजीसा, और उनसे भी वो कोई इतनी उम्मीदें ना रखें कि वो इंक्लाइंड होंगे। वो एक ईमानदार शख्स है, वो मेरिट पे अगर तो आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर जो केस थे वो तो खत्म करे जा रहे हैं ऐसा ऐसा करके, तो उनके लिए रास्ते हमवार की जा रही है। खत्म नहीं कर रहे, मीडिया में उसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है। केसेस अभी खत्म नहीं, केसेस का तो उनको आके सामना करना पड़ेगा या वो सीधा जेल में जाएंगे।
ये कोई इतना आसान नहीं है। और ये जो इन्होंने अमेंडमेंट्स की कि वो 5 साल के लिए नाअहल रहेंगे, वो तो उनकी मुद्दत पूरी हो गई है। वो आके केस का सामना करेंगे, उनको सजा होती है नहीं होती, उनकी सजा बरकरार रहती है या नहीं रहती, ये आने वाली जुडिशरी वो नवंबर से पहले तो पाकिस्तान आएंगे नहीं। और जिस तरह मैंने पहले ये कहा था कि ये इलेक्शन तो होना ही नहीं है, क्योंकि उस सारी राहें हमवार करके फिर इलेक्शन में जाएंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैपहैजर्डली जो है वो इलेक्शन का ऐलान नहीं कर सकती, क्योंकि सारी चीजें इनके कंट्रोल में है और इनके पास जस्टिफिकेशन भी है, जेन्युइन जस्टिफिकेशन है। और जस्टिफिकेशन के लिए बहुत सारी इनके पास तरीके हैं। वो एक लाइन से जाएंगे, दूसरी लाइन से जाएंगे। तो हो सकता है कि जो आपकी निगरान गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन निगरान गवर्नमेंट के लिए भी एक चैलेंज होगा, उनको मैशत संभालना, उनको अपना कदम जमाने और उनको अपना पाकिस्तान को आगे की तरफ ले जाना। ये कोई इतना आसान नहीं है कि नवाज शरीफ आ गए, केसेस खत्म हो गए और वो आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और इलेक्शन, जैसे मैंने पहले कहा, मेरी अपनी स्पेकुलेशन, ये मेरी अपनी राय है कि इलेक्शन 2024 के मिड में जाके कहीं हो सकते हैं, उससे पहले। आपने तो बताया कि इलेक्शन होने के चांसेस नहीं है 2 दफा से, मगर हमारे कुछ कॉलर ने कहा कि इलेक्शन जी होंगे। उनकी अपनी रिस्पेक्टेड जी ओपिनियन है, रिस्पेक्ट जी जी, करना चाहिए उनका। हर एक की अपनी अपनी राय है। साजिद साहब भी कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, आप भी कहते हैं। मैं आपकी जान से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये जो बुजुर्गान हैं ये हल्कान हुए जाते हैं अल्ताफ हुसैन की मदा सराई में और उसके गीत गाते हैं और उसके लिए करना चाहते हैं। ये आप जो पीआरसी किसको कहते हैं? इनकी औलादों ने क्या किया है अल्ताफ हुसैन की लीडरशिप में, इनको एहसास है कि पीआरसी होता है क्या, क्यों बनाया गया है और कहाँ होता है ये पीआरसी? छीन गया है। पीआरसी चीज क्या है? कह रहे हैं पीआरसी होता क्या है, पीआरसी क्यों बनाया गया है, वो सवाल आपसे कर रहे हैं दानिश साहब। पीआरसी मैं बताता हूँ जी दानिश साहब, क्या मुंह खोले हैं आप? पीआरसी बोला या एफआरसी बोला? पीआरसी, पाकिस्तान रजिस्ट्रेशन कार्ड। और इनके हाथ में देखे उन्होंने उसने क्या दिया है, खुदा के लिए कभी तक ठंडे दिल से सोचे कि आपसे बात कर रहा हूँ, आपके बच्चों की वो इज्जत है ये अब ये दानिश, ये जो महमूद साहब वो आपसे पूछ रहे हैं पीआरसी क्या होता है। महमूद साहब एक सवाल का जवाब दे दें प्लीज। महमूद साहब सवाल होता जवाब, सवाल पूछ रहे हैं वो आपसे कि पीआरसी क्या होता है। ये बहुत बड़ा देखिए, अरे सही साहब को भी बोलने दें प्लीज। महमूद साहब आपकी आवाज में उनकी आवाज दब रही है, उनका कोई आंसर मेरे पास नहीं आ रहा है इस वक्त। कम्युनिटी के बजाय एक टेररिस्ट कम्युनिटी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक टेररिस्ट कम्युनिटी बना दिया उस बंदे ने, और ये हल्कान हुए जाते हैं उसके लिए चरागा करना चाहते हैं उसको। आ जाए वो 1000 साल तो नहीं ना जिंदा रहना उसने। खामोश हो गए तुम, उसने पिछले 50 साल खामोश हो गए तुम, वो गिर रहे कि उसने आपको क्या किया। खामोश हो गए तुम, तो 10 साल जिंदा रहेगा। खामोश हो गए तुम। हाँ जी, हाँ पीआरसी किसको कहते हैं? पीआरसी किसको कहते हैं? हाँ जी बोले बोले सही साहब। हाँ बताइए बताइए, आप कोई बताए या पीआरसी ये मैं बताऊं? बात सुनिए भैया, एक सेकंड, हमने पानी पी कर आए तो सबको बात तो करने दें। हाँ बताइए पीआरसी किसको कहते हैं? एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी होल्ड करें, वो बता रहे हैं आपको। आप वो निकालने होंगे ऐसे कंप्यूटर से, उसे निकालने होंगे, चेक कर रहे होंगे क्या होता है पीआरसी। परमानेंट सर जी, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट को कहते हैं। वो क्यों बनता था कराची में? इसलिए बनता था जिनको डॉ में दाखिला देना होता था या वहाँ होता था, ताकि आपके बाप दादा कहाँ से ये पता करने के लिए डोमिसाइल कहाँ है, कब आए आपके बाप दादा, उनकी नस्लें क्या है, उनका राशन कार्ड यहाँ का है नहीं है, और उन्होंने यहाँ पर आके कौन सी जायदादें खरीदी नहीं खरीदी, आपको अलॉटमेंट में वहाँ से क्या मिला क्या नहीं मिला, तो फिर दाखिला देते थे ताकि पता चल जाए कि ये कहाँ का बंदा है। तो इतना तासुब भी करते हैं और फिर कहते हैं कि ये है वो है सिंधी। ये पीआरसी बनाए या ये बनाए तभी तो वो बाबाजियों के खिलाफ बात होती है। ये पीआरसी ये सिस्टम शुरू क्यों किया? मेरिट पे ले हर चीज, मेरिट पे लेना हर चीज, तो मेरिट पे क्यों नहीं लेते? पीआरसी पे सिस्टम पे क्यों रखा हुआ है सब चीज? अब जो लड़का फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन आएगा वो पहले डोमिसाइल बनाने के अलावा 3 महीने कमिश्नर के ऑफिस में धक्के खाएगा पीआरसी बनाने के लिए। पहले 6 महीने तक चक्कर लगाया पीआरसी के लिए,
तब फिर PRC बना, मगर फिर भी उसका दाखिला नहीं मिला, उसको डिफॉर्मेशन में जाके दाखिला मिला। फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन आई थी उसकी। चलो ठीक है, थर्ड पोजीशन का होता था, उसको दाखिला मिल जाता था वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में भी हो, उसमें भी। तो अब क्या मेरा रह जाएगा मेडिकल कॉलेज का और इंजीनियरिंग कॉलेज का? सिर्फ ये है, पंजाब की मैं बात नहीं करता, पंजाब को मुझे नहीं मालूम, ठीक है, पंजाब चलें। में के लिए तो इसको कहते हैं PRC। ठीक है, ठीक है, PRC के बगैर दाखिला नहीं देते थे, वो उसके साथ लगाना पड़ता था उसके। चले, सही सही आ गया जी। हेलो या ऐसी जी, हो सकता है वेरिफिकेशन पर्पसेस के लिए बना जी। मैं ये काफी देर से सुन रहा हूँ प्रोग्राम, टॉपिक कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, तो टॉपिक कुछ और लिखा हुआ है, और ये कुछ स्कॉलर जो है, ये जो PTI के हिमायती हैं, ये टॉपिक लेके आते हैं अपनी मर्जी से कुछ और। इनको दरअसल जैदी साहब ने जो है कल इनको डोज दिया था। किसने बोला था? जी, किसने बोला था? उन्होंने जैदी साहब ने कल इनको तबीयत सही की थी 2-4 जुमले में, लेकिन इन लोगों की तबीयत सही हुई नहीं है। और कल ये बड़ी ख्वाहिशमंद थे, कल जो है देखिए फिर शुरू हो गए बीच में, ये देंगे फिर शुरू हो गए बीच में, ये फिर शुरू हो गए बीच में। तो बात कर रहा था, रुकिए तो बात कंप्लीट कर लेने दें। मैं चलिए आप पहले अपनी बात कर ले, फिर मैं कर लेता हूँ। देखिए आज ये 2 कॉलर आए हैं। एक सेकंड दोनों अभी 1 मिनट के लिए जी, एक सेकंड में 1 बाय 1 करती हूँ। जी सैयद साहब, आप क्या कह रहे हैं? इस वक्त जो हम जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं है। वो मौजूद जी, मौजूद ये है कि इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें 3-4 बातें बहुत जरूरी है। जी, दुबई में क्या हुआ जी, एक दुबई में क्या हुआ, एक शहबाज शरीफ सऊदी गया है और एक अमेरिका आया। ये समीना बहन, मैं कुछ अर्ज करूं? एक सेकंड आप कर लीजिएगा अर्ज, आप ही से सुनूंगी, पहले इनका सुन लूं कि दुबई में क्या हुआ, ये सारा जी। दुबई में क्या हुआ, एक सब्जेक्ट है। सऊदी प्रिंस को मनाने के लिए एक शख्स गया हुआ है, दूसरा अमेरिका पहुंच गया जी। तीसरा जो इन्होंने जो दुबई की जो इन्होंने बॉटम लाइन निकाली है, वो बॉटम लाइन ये है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए इस वक्त आपके बिलावल मैच्योर नहीं है। ये बात तो फाइनल हो चुकी है। जो प्राइम यानी कि आप ये कह रहे हैं कि है ना, वजीर आजम बिलावल भुट्टो तो बन नहीं सकते, इसलिए कि वो छोटे हैं, अभी मैच्योर नहीं हुए। बिलावल को जरा आप पीछे हटा लीजिए, ठीक है। अब कौन रह गया आपका प्राइम मिनिस्टर के दौर के? एक मरियम और एक आपके नवाज शरीफ खुद। शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। मरियम तो डेफिनेटली नॉट। आप कह रहे हैं ना मरियम नॉट, मगर आप ये सोचेंगे नवाज शरीफ पूरी तैयारी पे वो उनको अपनी बेटी को लेकर आर्मी के अंदर जब वो बोलते हैं ना स्टैंडर्डीज, तो इंसान के दोनों हाथ पीछे चले जाते और टांगे खुल जाती। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इस वक्त शहबाज शरीफ की ये हालत हो गई है बाप बेटी के सामने, ठीक है। अब बात करें महाजरों की। देखिए, मैं आई एम फ्रॉम कराची, सारी जिंदगी कराची में रहा हूं मैं। कराची में महाजिर हो या उर्दू स्पीकिंग हो, उनके साथ तो ज्यादती हुई है, इस बात का मैं भी गवाह हूँ। क्योंकि जब मैं पुलिस का इम्तिहान देकर पास हुआ, जो 2.5 घंटे का पेपर था, मैंने 15 मिनट में सॉल्व किया, तो मुझे DIG ने बोला आपके पास डोमिसाइल कहाँ का है? क्या कराची का? बोला ना सही यानी मुझे इंटीरियर सिंध का डोमिसाइल चाहिए। अब आप मुझे बताइए, इसके अलावा एक छोटी सी बात, ये कहना भेजते हुए साफ करेंगे, मैं जिस तरह साफ करूँ फिर मुझे बहुत साफ करने आती है, मैं बहुत पुराना हूँ, इनको शायद मेरा इल्म नहीं है, ये बात मेरा इल्म नहीं है इनको। मैं कहता मैं तो ऐसी साफ करता हूँ कि आदमी को धुला देता हूँ। इमरान खान को कोई बात करता है, मैं तो शाखा से बात करूँ, मैं इमरान खान को मिलेगा फांसी। मैं ये नहीं कह रहा, ये खान ऐसे है ना, इनके अड्डा में बंद कर सकता हूँ। थैंक यू। क्या वो लोग इंसान नहीं थे जो ट्रेनों के ऊपर बैठ कर आए और कट के आए? आधे कट गए, आधे ट्रेन में थे, आधे जला दिए गए। क्या वो फिर वो कौन है वो लोग जिन्होंने आके पाकिस्तान को बचाया, जिन्होंने आके पाकिस्तान को एजुकेशन दिया? चलो ठीक है जी, आ गया आपका आ गया। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान का ऐसा कौन सा तबका है जो ज्यादा एजुकेटेड है? वो है महाजिर उर्दू स्पीकिंग। इससे आप बिल्कुल इग्नोर नहीं।
अरे आपको निकलना पड़ेगा, ये महाजिर, उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी, इन सब से निकलना पड़ेगा, लसानिया से निकलना पड़ेगा आपको। जब तक आप लोग नहीं निकलेंगे तब तक आप लोग कामयाब नहीं हो सकते किसी सूरत भी। एक सेकंड शोएब भाई, आप बताइए क्या कहेंगे। एक सेकंड चौधरी साहब। जी शोएब भाई। जी, मेरा ख्याल आप किसी दिन और ये प्रोग्राम रखिएगा जी, ये महाजर कौमी मूवमेंट और ये वो सब जो इस मुझे लग रहा है कि मुझे रखना ही पड़ेगा कि जितने लोग आके यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसमें मुझे रखना ही पड़ेगा। बात ये नहीं है, महाजरों की एक बहुत बड़ी तादाद है, मेरा खुद ताल्लुक पंजाब से, और महाजरों की एक बहुत बड़ी तादाद है। और ये कुछ ये मेरे शो के अंदर टॉपिक क्या होता है और महाजिर मूवमेंट और ये सब क्यों लेकर आ जाते हैं। साजिद साहब ने आके क्या किया आज इस शो में आके, ये साजिद साहब ने आके क्या किया देखिए नहीं, उन्होंने कल का टॉपिक निकाला और कहने लगे टॉपिक से हट के बात होगी और वो शुरू हो गए महाजिर कौन है, महाजिर ये नहीं है, महाजिर ऐसा होता है, महाजिर वैसा होता है। ये अब हमें बता रहे हैं 23 साल उम्र है इनकी, 71 साल का आदमी, और ये हमें बता रहे हैं बैठा के कि महाजिर क्या होता है और महाजिर किसको कहा जाएगा। इनको मैं अभी 50 साल सिखाऊं इनको कि महाजिर कौन होता है। कोटा सिस्टम लगाओ, हुकूमत बना दो, और उसने सुने बात सुने आप। देखिए एक मिनट रुकिए आप मुझे, और एक सेकंड शोएब भाई की बात सुन लूं मैं। एक मिनट के छोटा मैसेज है चौधरी साहब, 1 मिनट, आपका लंबा है उनका छोटा है। जी चौधरी साहब। जी शोएब भाई बोले आप। जी जी। देखिए, मेरे जैसे फोर फादर्स थे या जो भी हैं वो माइग्रेट करके आए थे इंडिया से जी। वो टिपिकल महाजिर थे। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ और मेरे वालिद साहब जो हैं वो महाजिर हैं, तो मैं अपने आप को महाजिर नहीं कहूंगा। सॉरी टू से, मैं ये कहूंगा मैं पाकिस्तानी हूँ। सही कहा, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस तरह इन्होंने आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया। आगे सुन लें। अच्छा, अगर आप अपनी रिकॉग्निशन बनाना चाहते हैं नस्लों तक, तो नस्लों तक रिकॉग्निशन ये होती है। देखिए ये जो कराची के लोग हैं, मेरी जान सुन लें, तो आपकी कास्ट जो है, जैसे फर्ज करें हम मुगल हैं, तो लोग ये कहेंगे कि ये मुगल है, मेरे जो बेटा है उनके भी आगे औलाद को कहेंगे ये मुगल है। वो ये नहीं कहेंगे कि जी वो महाजिर ही चले आ रहे हैं। महाजिर तो मेरे वालिद साहब थे, वो उनके जो भी रईस थे या नहीं थे, वो महाजिरहुड जो है वो दैट इज फिनिश्ड देयर व्हेन आई वाज बोर्न, एंड आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान एंड आई हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ पाकिस्तान। Why should I be called like a महाजिर or something like that? ठीक है ना, तो मैं रीजन बता देता हूँ ना, मैं आपको रीजन बता देता हूँ। रीजन आप अगर तसल्ली से सुन लेंगे तो रीजन आपके समझ में अगर आ जाएगा। देखिए सबसे पहली बात यह है, जो कराची में आबादी जो बसी। चौधरी साहब 1 सेकंड, मेरा टॉपिक जो है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे आप या नहीं करेंगे इस वक्त? आप रोजाना हमेशा महाजिरों को लेकर आते थे, और एक वो देखिए आपकी भी जो है ना ये बात सही नहीं है कि आप बीच में जो है मुख्तलिफ कागल को लेते हैं, टॉपिक से हट के बात करते हैं, महाजिरों की बुराई करते हैं। महाजिर कौन है कौन नहीं है पूरी बात नहीं है। ये हमारी महफिल खराब करने के लिए आते हैं, रोज इनको कुछ काम नहीं है। तो ये स्टेशन बना हुआ है क्या महाजिरों के खिलाफ? नहीं, यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानियत की बात होती है। अभी समीना ने थोड़ी देर पहले कहा था कि लसानियत की बात नहीं करेंगे, मुहाजिर, पंजाबी, सिंधी, बलोची, इससे बाहर निकलिए, पाकिस्तानियत की बात करिए, पाकिस्तान की बात करिए। हम सारे पाकिस्तानी हैं। इसको बंद करें, इसको डिस्करेज करें। चुप कराएं, मुझे बोलने दें। 1 सेकंड भाई, जरा आप लोग खामोश हो प्लीज, 1 मिनट के लिए बोलने दें उनको, चौधरी साहब को। जी नहीं, ये जब से आया है, अरे चौधरी साहब को बोलने दें। जो पेरेंट्स थे वो महाजिर थे, तो शुएब साहब तो कॉल नहीं करेंगे। बड़ी लॉजिक है इसमें। शुएब साहब ने बहुत सही बात की, मैं गलत बात क्यों करूंगा? शुएब साहब ने बिल्कुल सही बात की, लेकिन जो पाकिस्तान में जो पहले से रहने वाले लोग हैं, जो माइग्रेट करके लोग आए हैं, इनको पाकिस्तानी एक्सेप्ट नहीं किया, इनको महाजिर कहते हैं। इनको ऊपर कोटा सिस्टम लगा दिया, इन पे तालीम के दरवाजे बंद कर दिए, पूरे इंटीरियर सिंध से जमीनें छीन के इनको कत्ल गारत करके इनको पूरा लाठाना, पूरा शक्कर, पूरी आबादी इन्होंने खाली करवा ली। कोई पूछने वाला नहीं है। इनकी एजुकेशन इनकी स्टॉप करा दी, इनकी जो है जॉब स्टॉप करा दी। इनका जीना दोवर की आबादी पाकिस्तान में उर्दू स्पीकिंग का, और फिर ये कहते हैं कि सिर्फ उर्दू बोलने के ऊपर इनको ऊपर कोटा सिस्टम लगा दिया है एक खास एरिया में। तो ये कहाँ का है? आप
नहीं, देखिए बोलने दे मुझे। माशाल्लाह पिछले 35 साल से हर गवर्नमेंट का तो आप हिस्सा हैं, तो ये सब कुछ चेंज क्यों नहीं हुआ? कंटिन्यूअसली 50-55 साल से इसको जहाँ पे आपको ये हकूक मिलने हैं वहाँ आपका लीडर एक खास कौम के साथ दहशतगर्दी हो रही है। 10 प्रॉपर्टी बना के बैठा है कि हम जो हकूक लें आपके पैसे से 10 साल उनकी उम्र आपके है, पैसे फिर बीच में बोलने लगे। बना के फिर मैं बोलता हूँ तो फिर नाराज होते हैं, फिर बीच में बोलने लगे। 23 साल उनकी उम्र है और बात ऐसे करते हैं जैसे फिलोसफर है। झूठा आदमी है, झूठा आदमी। आपके प्रोग्राम में समीना देखें, आपके प्रोग्राम में उस शख्स से बोला, देखिए 1 मिनट रुके, मुझे बोलने दें। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी मौका दिया जाए। जो आता है वो बोलता है, निकल जाता है यहाँ से। मुझे तो बोलने नहीं दिया क्या? नहीं, मैंने सुना आपको, आपने बोला, आपकी सारी बात सुनी, आपने एक लॉजिक दी। मुझे इतनी हंसी आ रही है इस वक्त। ये बात है कि हर कोई कॉलर कहता है मुझे नहीं बोलने दिया, तो मैंने बोलने किसको दिया? मुझे थोड़ा सा बोलने दे। मैं शेख भाई को बोलने दे 1 मिनट के लिए। शेख भाई का सुन लूं मैं मैसेज प्लीज। मैंने कहा मैं कल इस वक्त फ्लाइट पे होऊंगा, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। ओ वाह जबरदस्त। पाकिस्तान से आप जरूर फोन कीजिएगा, वहाँ के हालात बताइएगा, जरूर ताज़ा तरीन खबर दीजिएगा हमें। कल इस वक्त फ्लाइट पे होऊंगा। नहीं कल नहीं तो मगर दूसरे दिन आइए, जब पाकिस्तान पहुंच जाए तो सुबह उठिएगा। देखिए बहुत सारे कॉलर आते हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो आपने भी आना है व्हाट्सएप पर। मुझे पता जब तक जेट लैग नहीं खत्म होगा मैं वहां से कॉल करूंगा। ठीक है जरूर कीजिएगा। ये देखिए नंबर है 6474840018 पर आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं हमारे फोन पर। जी मैं व्हाट्सएप पे कॉल करूंगा। अच्छा मुझे सिर्फ एक बात जो जैदी साहब ने भी बात की शुरू तो अपनी पार्टी के लिए जा रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं वहाँ जाके? बिल्कुल पार्टी ने मदु किया है तो जाना पड़ेगा। जाने के टिकट भी आपको पार्टी ने भेजा है? नहीं टिकट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। अच्छा सुन ले आपने कहा जा रहा हूँ, पार्टी ने बुलाया, तो मैंने कहा फिर आपको पार्टी ने टिकट भेजा, तो फिर तो खोकर साहब भी जा रहे होंगे, पार्टी ने टिकट भेज दिया, वो भी बड़े दावे और वादे कर रहे हैं कि जी हम जा रहे हैं। तो जरूरत होगी ना, हर वक्त हम उनके लिए हाजिर हैं। वो पार्टी के लिए सरमाया इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं। अच्छा नहीं। अच्छा सुन ले, जो जैदी साहब ने जो बात की थी कि मैं जो एक पिक्चर देखता हूँ, मैं फजलुर रहमान साहब को जब भी इलेक्शन होंगे और उसके बाद फजलुर रहमान साहब सदर होंगे। अच्छा आप यानी कि फजलुर रहमान साहब को देख रहे हैं? जी वो सदर होंगे और ये जो बिलावल हैं वो वज़ीर आज़म होंगे। बिलावल या शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ का इतना आसान नहीं अभी बनना। अच्छा वो एक हो सकता है कि बाद में किसी वक्त, मगर जरदारी साहब की तो पूरी ख्वाहिश है कि बिलावल ही आए। आ जाएगी ना, देखिए जब उनकी गवर्नमेंट आ जाएगी तो हो सकता है कि नवाज शरीफ को वो इलेक्ट कर ले बाद में कौमी असेंबली से, फिर कॉन्फिडेंस का वोट देके नवाज शरीफ को वो फिर ले आए। लेकिन अभी कोई इतना आसान नहीं है उनके मुकदमा खत्म करना और उन सब के लिए उसके लिए इतनी कुछ राहें हमवार नहीं है। वो ये कहते हैं ना कि मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, अभी कोई कहकशा नहीं है उनके घर के रास्ते में। तो जरदारी साहब भी सदर नहीं होंगे, फजलुर रहमान साहब सदर होंगे और पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो हमजा शहबाज को ही मिलेगी, क्योंकि वो अपना तसलसल जो है और जिस तरह उन्होंने सोचा हुआ है वो ही करेंगे। अब ये जो लोग कह रहे हैं कि दुबई में फैसले हो गए, दुबई में हो, इस्लामाबाद में हो, जहां मर्जी हो, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका राइट है मिलना, वो सियासी लोग जैसे भी फैसले करें। जब इमरान खान अपनी लॉबिंग करा के अमेरिका और उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और यूके से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बयान दें, आप स्टेटमेंट दें, आपकी स्टेटमेंट बड़ी वायरल होती है, तो इन लोगों को क्यों नहीं राइट दुबई में बैठ के फैसले करें या पाकिस्तान में बैठ के फैसले करें। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके पास फंड्स हैं, वो जाते हैं, अपने फैसले करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और वो किसी को पता भी नहीं लगने देते। जैसे ये कानून रातों रात उन्होंने पास करवाया नैब का 30 डेज का, वो किसी वजह से पास कराया ना, ऐसे नहीं पास कराया। और ये मेरी बात याद रखिएगा, फजलुर रहमान आइंदा पाकिस्तान के सदर होंगे और उनका राइट बनता है। वो इतनी देर से सियासत में है, क्या उन्होंने सिर्फ कश्मीर की वजारत लेनी है या उन्होंने कोई और वजारत लेनी है जिसकी कोई हैसियत नहीं है? वो अगर इनके इत्तेहाद का हिस्सा है तो उनकी पूरी प्लानिंग होगी कि उन्होंने क्या करना है। और जो भी नाम इन्होंने फाइनल किया होगा दुबई में, नामों पे गौर होता है लेकिन एक नाम फाइनल नहीं होता, वो सर्कमस्टेंशियल जो भी सिचुएशन होती है उसके मुताबिक फिर फौरी तौर पे पॉलिटिकल डिसीजन लिए जाते हैं।
और जहां तक आपने इमरान खान की बात की है, तो इमरान खान की घेरा तंग हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके खिलाफ जो है वो ये प्रूफ्स वगैरह इकट्ठे किए जा रहे हैं, एविडेंस इकट्ठी की जा रही है। और इतना खतरनाक इकट्ठा किया गया है, आप बात करने में बताता हूँ क्या हुआ उनके खिलाफ इकट्ठा। जी, तो वो सब चीजें इकट्ठी करके फिर उन पे हाथ डालेंगे, क्योंकि इस दफा वो कच्चा हाथ नहीं डालेंगे। पहले उन्होंने कच्चा हाथ डाल दिया, ठीक है, लेकिन अभी नैब का केस जो मैंने आपको परसों भी कहा था कि तोशा खाना का केस खत्म नहीं हुआ, वो ट्रायल कोर्ट को भेज दिया गया, विच इज मोर डेंजरस देन जो आपकी हियरिंग होती है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का मतलब ये होता है कि आप पे जो है वो इल्जाम साबित हो गया है और अब उसका ट्रायल होगा कि आपको सजा होनी है या नहीं होनी। वो ट्रायल कोर्ट को रिकमेंड कर दिया गया है। अब ट्रायल कोर्ट क्या डिसीजन करती है ऑन मेरिट, वो डिसीजन, मैं तो कहता हूँ कि सारे केसेस ऑन मेरिट होना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी बड़ी डची हुई है जब मेरिट पे फैसले नहीं हुए। तो हम लोग तो ये कहते हैं कि हर चीज मेरिट पे होनी चाहिए और मेरिट पे आके फैसले करने चाहिए, जिसने गलती की उसको सजा दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी कौन से मेरिट पे करती है? अभी जो मौजूदा इलेक्शन हुए हैं सर, इफ्तिखार साहब, चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी डची हुई है उन फैसलों की। नहीं, फैसलों से डची हुई है। पीपल्स पार्टी ने क्या किया अभी मेयर के इलेक्शन में? पीपल्स पार्टी कर लिया है, वोटों को पार्टी हुई, पीपल्स पार्टी के 31 बंदे किडनैप कर लिए, इस्लामी का मेयर आना चाहिए था। इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे, जो पुराने चीफ जस्टिस, उन्होंने क्या हाल किया था पीपल्स पार्टी का? भाई वो पाकिस्तान की तारीख का करप्ट तरीन आदमी था। कौन? इफ्तिखार चौधरी। हाँ, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी का क्या हाल किया था, मुझे बताएं। जो किया नहीं किया, जजेस तो सारे ऐसे होते हैं ना पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान में तो मोस्ट क्रिमिनल लोग जो हैं, वो जज बनते हैं। तो उस चीज का चेक करना चाहिए ना, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हम अरे कोई क्रिमिनल जज नहीं बनता है, प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, उससे गुजर के जाते हैं। पहले लॉयर्स होते हैं, फिर लॉ सोसाइटी का एग्जाम देते हैं, उसके बाद जजेस का एग्जाम देते हैं, कंपेटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, उसमें से सिलेक्ट होते हैं, फिर जाते हैं। वो सबको पता है कैसे एग्जाम होते हैं। ऐसे नहीं होता कि कोई भी क्रिमिनल उठ के जो है वो जज बन जाए। मेरी तरफ से सब लोगों को बहुत बहुत प्यार, खुदा हाफिज। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि चलो जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर जिंदगी रहेगी तो फिर आपसे यहाँ पे मुलाकात होगी दोबारा से शो में। बल्कि पाकिस्तान से भी आप टच में आ सकते हैं। बहुत सारे लोग गए थे पाकिस्तान, मगर मुस्तकिल शो में शामिल रहे। बहुत सारे कॉलर गए, आप कोशिश कीजिएगा, हो सकते हैं आराम से शामिल। समीरा बहन, तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये 9 मई का केस जो है इमरान खान साहब का, इसमें जो है ये दानिश साहब आपके साथ बैठे हुए हैं आज, हो सकता है शायद इनको मालूम हो। इनके साथ हुआ ये है कि आपको याद होगा कि काफी साल पहले 5 दहशतगर्द जो हैं स्वाद में पाकिस्तान आर्मी ने बहुत बड़ा एक्शन किया था और उन्होंने बहुत हार्ड टाइम दिया आर्मी को, और आखिरकार आर्मी ने उन दहशतगर्दों को, तालिबान को मारा। बिल्कुल। और वो बड़ी बड़ी दाढ़ी में थे, और जब उनके बाद उनको जब उनकी बॉडी मूव की गई तो पता लगा कि ये थे हिंदू। जी, ये हिंदू थे और इंडियन पोस्टमार्टम में पता चला रॉ के बंदे थे जी। और हुआ क्या उसके बाद, और जो तालिबान की चेन थी, आप एजेंसीज तो काम करती है ना, जो तालिबान की वहां की चेन थी, तालिबान जी इमरान खान को कहा जाता है तालिबान खान। इनके जो मरासिम जो थे बात ने बरासित बात करिए, एक छोटी सी बात करिए। ये हम बाजरों को कहते हैं, हम लोग वहां कहते हैं हैदराबाद मक्कड़, अक्कड़ मक्कड़ कहते हैं हमको। हाँ, और भी बहुत कुछ कहते हैं। ये बंदा फिर शुरू हो गया यार, भाइयों की बात करते हैं, जाहिल आदमी है ये देखिए अपनी बेइज्जती खुद ही करवाता है। अच्छा, आज का प्रोग्राम मुहाजिरों पे हो रहा ही नहीं है। आप ये देखिए, आज का क्या, हमारे सारे प्रोग्राम ही पाकिस्तान पर होते हैं। हाँ, पाकिस्तान पर आज मुहाजिरों पे बहस और तकरार चलिए 2 कॉलर की। मेरिट पे दो, अच्छी तारीफ दो, अच्छा वो करो, तो फिर हम तुम्हारा साथ देंगे। अरे क्या साथ देंगे जनाब, आप हर गवर्नमेंट में तो आप लोग बैठे हुए होते हैं, हर दफा हर गवर्नमेंट में 12-15 सीटें लेकर बैठे हुए होते हैं। क्या किया आज तक आपने मुहाजिरों के लिए? जाके मिनिस्ट्रीज ले लेते हैं, हर काम ले लेते हैं, जाए ना जाकर काम भी करें, उनके हक के लिए आवाज उठाएं। आपके बगैर तो कोई गवर्नमेंट बनती ही नहीं है। जब गवर्नमेंट बनती ही नहीं है तो उसके बावजूद फिर आकर आप तो उनको दहशतगर्द कहते हैं, तालीम के दरवाजे उनके ऊपर
बने, नौकरी के दरवाजे इनके ऊपर बने, और उसके बाद जो है फिलासफर बन के बैठ जाते हैं। और ये खबर ये देखिए, मैं बात करूं, वो दहशतगर्द का ताल्लुक है जो सलमान खान ने कहा जाता था इमरान खान को, जी जी, वो केस भी इसके ऊपर इमरान खान के ऊपर लग रहा है। एजेंसी ने पूरी डील निकाल ली है, जो इनको पकड़ा है वो चेंज जो है। उसके बाद ये अपनी टीम लेके, आप प्राइम मिनिस्टर लगे हुए थे क्या? आप प्राइम मिनिस्टर थे नहीं, आपकी एक पार्टी थी, आप मोदी से जाके आशीर्वाद लेने गए थे इंडिया अपनी टीम लेके, वहां जाके रॉ से आपने मीटिंग की थी। अब वो सब बातें जो है एजेंसी को पता है, ये क्या समझ रहे हैं? एजेंसी को पता नहीं है कि ये रॉ का एजेंट है इमरान खान। तो ये कल जो इनके चाहने वाले पूछ रहे थे ना, अभी इनको पता लग जाएगा। रॉ की खबरें पूछ रहे थे ना कि आपके पास चौधरी साहब रॉ की खबर नहीं है, तो ये ले लो रॉ की खबर। इसने जो जाके मीटिंग की थी ना इंडिया में मोदी के साथ मिलके, जो अपनी कमेटी लेके किया था जब ये प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, क्या सेंस बनता है? एजेंसी से इसको कहा था कि नहीं ज्वाइन किया, क्या करने गए थे इमरान खान साहब? सोने जी, खान साहब पे आज एक नया इल्जाम लग गया है कि वो रॉ के एजेंट भी हैं। वो क्यों नहीं कुछ कराया अब तक? अरे उनको क्यों तोड़ा तुमने? नवाज शरीफ क्यों ले गया उनको? जब वो कुछ हैसियत में नहीं थे तो उनको अपने मतलब के लिए मिलाने के लिए तो तुमने उनको हाँक लिया, उनको रिश्वतें दी थी उनको। सही कह रहा है। क्यों मिलाया जब बदमाश थे वो? और बुरा मारते ना सटोन के जब आए थे, जूता मार। सही बात है, हाँ सही बात है। तो उनको साथ क्यों मिलाया बदमाश थे वो? और अपनी बात को खुद ही तुम वो अपनी बात को गलत साबित कर रहे हो। ऐसी बात ना करो, हम भी पढ़े लिखे हैं कुछ थोड़े बहुत, हम भी जानते हैं, हमारे में भी दिमाग में अकल है। आपकी बातें तुमने खुद मुखालफत कर दी। थैंक यू। कल इतनी बदतमीजी की एक शख्स ने, कोई लियाकत साहब थे, वो कहने लगे कि इनकी मेंटेलिटी का अंदाजा लगाएं, इन लोगों की इनकी मेंटेलिटी, गंदी मेंटेलिटी का अंदाजा लगाएं। कहने लगे कि वो चीज पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो फिर सुबह की बात करना, तुम लोगों को कुल्हाड़ियों से मारेंगे सिंधी। ये इनकी मेंटेलिटी है, कुल्हाड़ियों से मारेंगे सिंधी। यार एक बात बड़ी वाज़ेह है कि सारों के पास माशाल्लाह पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो पाकिस्तानियत पे बात किया करें, पाकिस्तान होने के नाते पाकिस्तान के बारे में बात किया करें, पाकिस्तान के मसाइल के बारे में बात किया करें, कि पता चले कि आप पाकिस्तानी हैं, पता चले आप कोई बलोची, सिंधी, पठान, गिलगित्ती, पंजाबी नहीं है, बल्कि आप यही समझे आप एक नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठ के लाखों लोग आपको देखते हैं, लाखों लोग आपको देखते हैं, जिसमें सारे लोग शामिल हैं। और इधर इस प्रोग्राम में बैठ के जब आप नारा लगाते हैं सिंधी का, मुहाजिर का, पंजाबी का, बलोची का, तो क्या तासुर जाता है बाकी की दुनिया को कि ये कौम जो है वो बटी हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप पाकिस्तानी, आप मुत्तहिद हैं, पाकिस्तान के बारे में बात कीजिए। एनकेएम में थे और एनकेएम के नाम पे ये नई नस्ल इन चीजों को पहचानती है, उसी नस्ल की नुमाइंदगी करता है जो राह से ट्रेनिंग लेके आए थे, जिन्होंने सलाउद्दीन जैसे, मौलाना सलाउद्दीन जैसे बंदों को मारा। और आप तो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। ये वही नस्ल है, ये वहाँ से फरार होके आए हुए हैं। ये जो बातें करते हैं ना, महाजिर कौन है, महाजिर ऐसा है, महाजिर कैसे हो, ये देखें, ये फिर कोई और बंदा इस तरह की बात करता है, और तुम कहाँ के महाजिर हो? तुम इंडिया से चले महाजिर, तुम तो पाकिस्तान है यहाँ। चले चौधरी साहब, आ गया आपका मैसेज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच चौधरी साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज आ गया। चौधरी साहब ने तो इनकी मेंटेलिटी का पोस्टमार्टम कर दिया है। ये 3-4 जो बैठे हुए हैं आपके चैनल पे, इनकी मेंटेलिटी का पोस्टमार्टम कर दिया है। ये इतने घिनौनी मेंटेलिटी रखते हैं। चले ठीक है चौधरी साहब, किसी को ना कहें, सबका अपना अपना ओपिनियन, अपनी अपनी राय है। कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंद है जी। एक शो दोबारा से मैं एयर हो चुकी हूँ और आप मेरे साथ शामिल हैं। आप बताइए, आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग बहुत शोर मचा रहे थे, किसी की समझ नहीं आता। मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज 1 बाय 1 बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपना मैसेज दें, बीच में बोलते हैं तो कुछ समझ ही नहीं आता। जी जनाब, क्या कहेंगे? जैदी साहब, आपने सुना था? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप फिर बोलना कहना चाहता हूँ। अभी जैदी साहब से बात कर रही हूँ तो महमूद साहब, खुदा के वास्ते अब इस टॉपिक को बंद कर दें। वाकई सही बात है, जो टॉपिक है उसके बात कर लें। ये देखें, मैं सुन ले का डील अगर किसी ने किया तो हम आपको ब्लेम करेंगे। ये सुने मेरी बात सुने। मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं क्लियर कह रहा हूँ कि मसला ये है कि अगर किसी के दामन पे आग लगाएंगे तो घर दूसरे का भी नहीं बचता। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तो बिल्कुल खामोशी से सुने और बर्दाश्त करें। और मैं बार बार कहता हूँ कि वाकई हम पाकिस्तानी नहीं है। देखिए आप लोग सारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से प्यार कीजिए, पाकिस्तानी होने से प्यार कीजिए, पाकिस्तान के मसाइल के बारे में बात कीजिए, ये बताइए कि हम इनको कैसे हल कर सकते हैं। ये देखिए ये जो छोटे छोटे मसले हैं, छोटी छोटी परेशानियां, ये सारे इसीलिए कि आप पाकिस्तानी और हम और आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा पाइंदाबाद है, इसलिए हम पाकिस्तान के बारे में बात कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो कि इंशाल्लाह जल्दी पाकिस्तान का चार्ज ले लेगी, इस पुरानी मेंटालिटी को उठाकर बहिरे अरब में फेंकेगी और पाकिस्तान को इंशाल्लाह तरक्की की नई राहों पर, नई बुलंदियों पर लेकर जाएगी। ये वादा रहा आपसे। अब मुझे 2 मिनट दे दें और उसके बाद जो इमरान खान की क़यादत में होगा। इसकी अहलियत सिर्फ इमरान खान के पास मैंने किसी बंदे के महमूद साहब मैंने नौजवानों की बात की है, 70+ वेटरन्स की बात नहीं की। ये दानिश के मेरी बात सुने, ये आपने लोगों को गलत बात किया हुआ बताया हुआ है और लोग इसी पे मर रहे हैं कि जी पता नहीं हमारी ये यूथ और ये पढ़ी लिखी कम्युनिटियां और ये वो, जब असलियत में बात आती है तो अच्छा सुन लेना, पढ़ी लिखी कम्युनिटी को आप 2 मिनट दे देंगे। जी महमूद साहब बताइए क्या कह रहे हैं पढ़ी लिखी कम्युनिटी को। मैं ये कह रहा हूं एक मिनट जी महमूद साहब नहीं है जो जरा सा मैं सैदी साहब से लेना चाहती हूँ 2 मिनट का मैसेज। मिसाल के तौर जैदी साहब जी बोले तौर पे एक फौज यार उनका रिकॉर्ड तो पूरा हो जाए पूरा, जो सब इदारों से अफजल है और ऑर्गेनाइज है। हालांकि हकीकत ये है कि ये एक ऐसा इदारा है जो किसी इदारे को चलने नहीं देता। फिर हमें बताया जाता है नौजवानों के बारे में, नौजवान आपके ये हैं वो हैं, जब मैदान अमल में आते हैं तो आपके नौजवान जीरो होते हैं। पढ़ी लिखी कम्युनिटी आपने देख लिया, हमने देखा कि कितने नोबेल प्राइज लेके आते हैं। बात ये है कि हमें लोगों को सच, अरे नौजवान जीरो नहीं होते। आप जैसे वोटर्स जो हैं वो जाकर वोट देते हैं गलत बंदे को। आप जैसे वोटर्स जो हैं वो जाकर जो है वो आपके जो लीडर्स हैं वो जाके गेट नंबर 4 खटखटाते हैं, वहां से उन्हें दावत देते हैं आए गवर्नमेंट में आए, हमें हेल्प करें, ये पार्टी तंग कर रही है, वो पार्टी तंग कर रही है। फिर आपके जो लीडर हैं वो कहते हैं कि हमें चचा ने कहा था पंजाब गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दो। आप चाचे के बगैर और उसकी जूतियों के बगैर तो एक कदम चलते नहीं है। नौजवानों को आप आकर कहां पर इल्जाम देते हैं। ये कीड़ा है जो उस अदारे की जिन्होंने हमेशा यही बताया कि जी जनाब। जी जैदी साहब जी मैं 2-3 चीजें क्लियर कर दूं थोड़ी सी जो गुज़िश्ता 1-8 दिनों में आई थी। हमारे एक साहब कहते थे कि कराची कमा के क्या देता है, वहां तो जरदारी ने लूट लिया, कहाँ वहां पे कैसा कौन कह रहा है वो 70% देता है। अब ये भी 2022 और 23 का जो रिपोर्ट आई है वहां पे 400 अरब रुपए। वालेकुम सलाम जी। अच्छा जी, मैंने कल बात शुरू की तो 2 कॉलर्स ने बात नहीं करने दी जी। बात नहीं, उन्होंने कहा मुझे टॉपिक पे बात करो। देखिए जब टॉपिक पे बात चल रही थी, किसी साहब ने कोई बात की थी तो उनके हिसाब से बात करना शुरू की थी और मैंने पहले एक मिसाल दी, उसके बाद मैंने दूसरी मिसाल दे करके फिर तंजीमों पर आना था और वो बताना हो गया। उन्होंने बात करने दी, लेकिन चलें रात गई बात गई, कच्ची बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम का मयार इतना वो हो गया था कि मैं बता नहीं सकता। सही कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग। हुई होती है आपको एहसास नहीं होता, लेकिन जो हम लोग जो दूर बैठे हुए घरों में बैठे हुए आपका प्रोग्राम देख रहे होते हैं, हमें एहसास होता है कि प्रोग्राम का मयार बहुत नीचे जा रहा है जी। तो आप इस बात का ख्याल किया करें और कभी कभी अगर किसी की बात नहीं पड़ती है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा होता 2-3 बार आपके कहने के बावजूद भी, तो आपका काम है आप उसकी लाइन काट। ये हमारे तमाम कॉलर्स के लिए वैसे भी मैसेज है जो इन साहब ने बोला है, ये हमारे तमाम कॉलर्स के लिए मैसेज है कि लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ बैठ के इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे होते हैं 9 से 11 बजे तक। तो अपने अल्फाज का चुनाव बहुत बेहतर अंदाज में कीजिए क्योंकि लोग अपने खानदानों के साथ बैठ के देख रहे होते हैं। जी सर बताइए। ये बात ये है कि हम अपने सारे दिन के जो है ना काम काज छोड़ के, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मिंसर भाई। आपने देखा आज मछली बाजार बना दिया था लोगों ने, एक कॉलर भी किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं मुसलसल कहती रही 1 बाय 1 बोले। शुएब भाई ने अपना मैसेज कितनी मुश्किल से दिया कि वो आज जाने वाले थे, तो उन्होंने कहा लास्ट मैसेज दे दूं, मैं कल तो फ्लाइट में होऊंगा, पर उनका मैसेज भी इतनी मुश्किल से हमने लिया। आपने देखा, नोट किया कितनी मुश्किल से मैंने कॉलर को रोका। उससे पहले स्टार्ट में जो प्रोग्राम था, जब तक वो नदीम भाई बात कर रहे थे तो आपका प्रोग्राम अच्छा चलता रहा जी। उसके बाद से एकदम से आपका प्रोग्राम का मयार जो है वो बहुत नीचे जाने लगा। तो आप जरा थोड़ा सा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप थोड़ा सा ख्याल किया करें। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
जी जनाब बोलिए जी, जैदी साहब जी, क्या कहेंगे? जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये कहा जाने लगा, ये तस्वुर किया जाने लगा कि कराची कहाँ 70% देता है, और कराची में तो वैसे ही जरदारी साहब खा के चले गए सिनको, और भीख है, भूख है, गुर्बत है। तो मैं सेल्स टैक्स वसूली की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि 22-23 में 400 अरब रुपए ज्यादा वसूल किए हैं कराची से, जहाँ पे पिछले साल 1676 अरब रुपए जहां से वसूल हुए थे, इस साल 2078 अरब रुपए कराची ने दिए टैक्स की सूरत के अंदर। तो ये वो कराची है जो बार बार ये साबित करता है। पैसे भेजे दुबई, लॉन्च से कितने पैसे भेजे वो भी बता दो ना जैदी साहब, कि लॉन्च से कितने पैसे दुबई के, वो भी साहब ने बता दिया करो। क्या कह रहे हैं? क्या लॉन्च से कितने पैसे गए दुबई? यार देखें, आप बहस करके ऐसी की तैसी करने की कोशिश नहीं, क्या करें, बात सुन लें। लॉन्च में आप लेके जाते होंगे, भाई मुझे नहीं मालूम, सुन लें, लॉन्च से आप लेके जाते होंगे, मुझे नहीं मालूम, ये पुलिस वालों का काम है जो ये धंधे करते हैं, मैं नहीं करता कम से कम, ठीक है। अब मुझे बात पूरी करने दें, ये सारी बातें है ना, ये पुलिस वाले जानते हैं लॉन्च में कैसे लेके गए, किससे कितने पैसे लिए, थाने में क्या था क्या नहीं था। ना जो हकीकत से ताल्लुक है, आप इतनी सोफिस्टिकेटेड तरीके से कराची को डिस्क्राइब कर रहे हैं जैसे कराची कोई जन्नत हो गया जहाँ पे कोई क्राइम होता ही नहीं है। और सरकारी मैंने इसमें कहाँ के क्राइम की कहाँ बात की मैंने आपसे? मैंने कहीं कोई क्राइम की बात की है क्या? मैंने कहीं ये कहा है कि कराची में कोई क्राइम होता है, डकैतियां होती हैं? जैदी साहब ने तो अभी बात शुरू की थी, सैयद साहब आप क्या बात कर रहे हैं? ये बात शुरू की है, नहीं कहा क्राइम करे, बात तो पूरी सुन ले, बात तो मुकम्मल करने दीजिए। कराची का पैसा, एक मिनट जैदी साहब, कराची का पैसा तो सिंध हाउस के अंदर पंजाब में था सारा पैसा, जहाँ से खरीदो फरोख्त हुई, वो पैसा कहाँ से है जरदारी के पास? बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं जरदारी ने इनके साथ क्या कर लिया, मुझे नहीं मालूम कि इनको क्या नुकसान पहुंचाया जरदारी ने। बात कराची में रिकवरी और रिकवरी का पैसा कहाँ लगा है आपको पता है? सुनने पहले अब बोले, अरे यार पहले सुनने के हौसला तो कर लो, बात तो पूरी होने दो। पता नहीं आप फैक्ट बात करें, हम पैसे क्या गलत बात कर रहा हूँ? आप हमें और गुमराह कर रहे हैं। वो बात करें जिससे हकीकत से ताल्लुक। अच्छा भाई आप बात कर लो, ठीक है भैया। समीना आप इनकी बात सुने, मुझे इजाजत दे खुदा के वास्ते। नहीं बनता है, सब नाराज नहीं हो गए, आप बात नहीं नाराज नहीं यार, कैसे जाहिल लोगों के आप बिठा लेती हैं और बकवास करते रहते हैं बीच में। अरे कॉलर है, बैठे हुए नहीं है, कॉलर है ये, बैठे हुए नहीं है। तमीज से बात कर रहा हूँ, तमीज से जवाब दीजिए। तो पहले बात का जवाब, मैं इतनी देर से बोल रहा था, किसी के बीच में मैं बोला नहीं? बोले 1 मिनट के लिए सही साहब चुप हो जाए, पहले इनकी पूरी बात सुन ले, उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज। नहीं देखिए जैदी साहब, पता नहीं क्या मेरे समझ में नहीं आता, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं यार। जी बताइए आप क्या बात कर रहे थे, बताइए। मैंने ये जो फिगर बताई है, इसमें मैंने कहीं जिक्र किया कि कराची में दूध की नहरें बह गई हैं, या कराची में कुछ नहीं हो रहा, अमन अमान है, कोई डकैती नहीं हो रही, कोई चोरी नहीं हो रही, कोई बदमाशी नहीं हो रही? कहीं मैंने जिक्र किया? नहीं। कहीं मैंने कहा कि जरदारी जो है वो लोगों के घरों में सोना चांदी बांट रहा है? नहीं। कहीं मैंने कहा कि सीआईए वाले पुलिस वालों ने भत्ता लेना बंद कर दिया? कहीं मैंने कहा? सही बोले। मैं आपको फैक्ट एंड फिगर बता रहा हूँ कि ये हुआ है। किसी ने कहा कि जी वहाँ कराची तो 70% देता ही नहीं है, तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि कराची अभी भी जिस हाल में भी है, उस चाहे लांचों में कराची किसी हाल में भी है, वहाँ कराची में से ही बिजनेस मिलता है, कराची ही पूरे पाकिस्तान को चलाता है, कराची ही की वजह से पाकिस्तान आबाद है। हाँ ठीक है। फिर किसी साहब ने कहा कि इमरान खान को दहशतगर्द क्यों कहते हो, उसको ये क्यों नहीं कहते कि उसने गलती की है, गलती हो गई इसलिए माफ कर दो, दहशतगर्द क्यों कहते हो उसको? तो मैं उसमें छोटा सा ये बता दूं, देखें जो सरबराह होते हैं और जो इदारों के सरबराह होते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी जमात के जो लीडर होते हैं, जो मुल्क के सरबराही कर रहे होते हैं, उनके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती। वो लोग नीलाम घर नहीं खेल रहे होते कि हमने गलती की तो अगली गलती में माफी हो जाएगी और इस गलती में माफी नहीं होगी। आपने देखा चौधरी सरवर ने पीआईए के 180 पायलटों को एक लेटर के अंदर कह दिया था ना कि इनके लाइसेंस जाली हैं। जी। अरबों रुपए का आज तक पीआईए को नुकसान हो रहा है।
आज आपने कहा कि नहीं जी वो तमाम उनकी डिग्रियां जो थी, जो इम्तिहानात थे उनके सही थे, और आप आज जो आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड है उसने भी पास कर दिया कि नहीं जी आपके यहाँ इम्तिहानात जो होते थे वो सही होते थे। लेकिन एक जाहिल आदमी के, एक जाहिल वजीर की वजह से अरबों रुपया पीआईए आज तक नुकसान खा रही है जी। ये होते हैं इदारों के सरबराहों के और मुल्क के लीडरों के फैसलों की वजह से जो लोग भुगतते हैं। उस लीडर ने कुछ नहीं भुगता, सरवर साहब का कोई नुकसान नहीं हुआ। आज जो पीआईए को नुकसान हुआ वो उनकी सिर्फ एक बकवास की, एक गलती की वजह से हुआ। आप 100% दुरुस्त बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सियासी मैच्योरिटी थी, ये बचकाना हरकत की थी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। जब आप किसी जाहिल को साइंस टेक्नोलॉजी का वजीर बना दोगे, आप है कानून पढ़े हुए और आप उसको साइंस टेक्नोलॉजी में बिठा दोगे, बिल्कुल आप है ज़राअत पास और आपको वजीर तालीम बना दोगे, तो उस मुल्क का हाल यही होगा ना। चाहे वो नून लीग वाले लगाएं, चाहे पीपल्स पार्टी लगाएं, चाहे पीटीआई वाले लगाएं। राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब है ही नहीं। राइट पर्सन को राइट नहीं लाओगे तो कैसे होगा? फिर बात जो मैं कहूँ आखिर में वही कि देखें, हम लोग पाकिस्तानी बनने की कोशिश भी नहीं कर रहे। हम पाकिस्तानी कहाँ बनना चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो बात सही है, जो दूसरा कह रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत है। उसकी बात तो तस्लीम करने के तैयार ही नहीं है। आप देखें ना, महाजिर पे लेकर आ जाते हैं, महाजिर ले आते हैं, कोटा सिस्टम लेकर आ जाते हैं। पता नहीं टॉपिक क्या होता है। मुल्क के लिए सोचे ना, कौन बेहतर है, कौन किससे हो जाएगा, क्या बेहतरी होगी मुल्क की। कल बोले थे, कलर बोले थे इकोनॉमिक पे बात करें, आपको करनी चाहिए, तो बात करने के लिए तैयार हो तो करें ना। आप तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने आपके साजिद ने भी कुछ कहा, चौधरी साहब ने भी बोला, रेहान साहब जो नया है, पुराने आए, दोबारा आए, उन्होंने भी बोला। पहली दफा शायद वो मुझे सुन रहे होंगे, तो उन्होंने भी बोला। लेकिन इसके जवाब में इनकी डिफेंड में भी और अपोजिट में बहुत चीजें हैं। अगर हम हाजिरों को फेवर करेंगे तो बाकी दूसरी चीजें भी निकलेंगी, उधर को करेंगे तो इधर भी होगा। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको मीडिया पे डिस्कस नहीं किया जाता। हम अपने मुल्क के लिए बदनामी का सबब बनते हैं और कुछ नहीं बनते, इससे ज्यादा। अच्छा, आप ये बता दें कि आप क्या देखते हैं, जरदारी साहब को वो बोल रहे हैं कि जी बिलावल तो किसी सूरत आ ही नहीं सकते। कुछ लोगों का तजिया मैंने आपको पहले कहा था कि पीपल्स पार्टी का मरकज में इख्तिदार सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ वन ब्रदर कंट्री। उस मुल्क की तरफ से अगर अमेरिका की तरफ से इजाजत के बावजूद उस मुल्क की खुशनुदी चाहिए होगी आपको पीपल्स पार्टी को इख्तिदार दिलवाने के लिए। तो इस वजह से नहीं आएगी पीपल्स पार्टी, आपको लग रहा है? बहुत मुश्किल है। अगर वो मुल्क रजामंद हो गया तो पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आएगी मरकज में। अदरवाइज वो इसी तरीके से काम करेंगे, इन्हीं पोस्टों पे काम करेंगे जिन पोस्टों पे कर रहे हैं। शहबाज शरीफ इसी तरीके से नजर आ रहे हैं, ऐसे ही काम करेंगे और मरकज में इन लोगों की आपस में होगी। अपना शुएब भाई ने कहा कि फजलुर रहमान सदर होंगे, मुझे तो वो नजर नहीं आते, लेकिन उनकी एक सोच है, उनकी एक अपनी अप्रोच है। सही आपने कहा कि अगर वो सदर, जिस तरह शुएब भाई ने कहा कि फजलुर रहमान सदर होंगे, अगर वो सदर नजर आ रहे हैं, पर मुझे भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। दानिश ने भी कहा जी हाँ जी वो सदर होंगे फजलुर रहमान साहब, पर मुझे कहीं से सदर होते नजर नहीं आते, इसलिए कि वो तो मीडिया से ही आउट हुए हैं फजलुर रहमान साहब तो अभी फिलहाल। अगर पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा नहीं मिलती तो सदारत के लिए जरदारी साहब अवेलेबल हैं, ये देख लीजिएगा आप। अगर बिलावल वजीर आजम नहीं बनते तो जरदारी साहब सेकंड टर्नओवर के लिए सदर बन सकते हैं। गिव एंड टेक तो चलेगा ना सारा, वो सियासी जोड़-तोड़ होगी तो तभी तो अगली डेमोक्रेटिक। यानी कि आप कह रहे हैं कि जरदारी सदर बन जाएंगे? जी बन सकते हैं, वो बन सकते हैं। हाँ, वो चांसेस नहीं, 100% चांसेस नहीं है। मैं अभी कह रहा हूँ कि अभी चीजें साफ होना शुरू नहीं हुई हैं, अभी भी वाज़ेह नहीं हो रही हैं। हम छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ, लेकिन जब जैसे जैसे स्क्रीन आपको क्लियर होता जाएगा आपको और चीजें सामने नजर आती रहेंगी। जिस तरीके से कल मैंने कहा था कि कल एक टीवी पे अल्ताफ हुसैन की तकरीर हुई, कल उसके बाद चौधरी साहब ने एक बात कही, उस चीज की तस्दीक हुई कि कल कराची के मौका दीजिए बात करने का। जी आपको ही देती मौका, जी बोलिए। कराची के 2 इलाकों में अल्ताफ हुसैन की बड़ी बड़ी तस्वीरें आवेजा की गई, लाइटें लगाई गई, वहाँ पे रात भर गाने वाने चलते रहे। यानी कि बस आप ये कह रहे हैं कि इजाजत मिल गई है अल्ताफ हुसैन को टीवी पे आने की, और उन्होंने पहले टीवी पे दिया, मगर तो आ चुके हैं परसों, टीवी पे तो परसों आ चुके हैं यकीनन। कल रात कराची में बड़े बड़े पोस्टर उनके लग गए और वहाँ पे जो जश्न मनाया गया। कराची के 2 इलाकों में उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा के और लाइटें वाइटें जो यकीनन जिस तरह अभी
पीटीआई इमरान खान को सब जगह से बैन किया गया है, सब जगह से मना कर दिया गया है, तहरीक इंसाफ के लिए कोई बात नहीं कर सकता, खत्म की जा रही तहरीक इंसाफ, इमरान खान का नाम नहीं ले सकता। इसी तरह अल्ताफ हुसैन के साथ भी सब कुछ हुआ और दोबारा से अब अल्ताफ हुसैन को तैयार करके लाया जा रहा है और इजाजत भी दे दी गई है मीडिया के अंदर। जी आप बात बोले जी, अब 1 सेकंड सैयदी साहब जरा इनका ले लूं। जी सैयद साहब बोले। मैं आपको 2-3 बातें मेरी आज नोट कर लें। आप नोट कर ली मैंने आपकी, चलें बोलिए। आपने शायद एक पिक्चर नहीं देखी, उसका नाम था इंट्रैपमेंट। सरदारी ने जो भी इसकी मूवमेंट है ना, वो सिर्फ अपने फैमिली के लिए। एक बात, दूसरी बात ये, आप ये सोच रहे हैं ना कि अल्ताफ हुसैन आएगा, अल्ताफ हुसैन आएगा जरूर, लेकिन जाएगा जेल में। यानी कि आप कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन आएगा जरूर मगर जाएगा जेल में, मगर ये आपकी इत्तला गलत है, मैं लिख रही हूँ, मगर मैं आपको भी वाज़ेह कर दूं, अगर अल्ताफ हुसैन जब ही आएगा, जब उसको जेल में नहीं जाएगा तभी तशरीफ लाएगा, वरना इससे पहले नहीं आएगा। बहुत बड़ा, वो भी बड़ा सियासतदान रहा है, एक लीडर रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए वो जब तक नहीं आएगा, जब तक अपना मायदा पे साइन नहीं होंगे उसके। आपको पता है, एक बार सही साहब मैं आपको एक बात वाज़ेह करूं, 1 सेकंड सैयदी साहब, सही साहब मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले भी अल्ताफ हुसैन को लाया जाता, जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तब अल्ताफ हुसैन को तैयार किया जाता लाने के लिए, मगर अल्ताफ हुसैन साहब ने बहुत बड़ी शराइतें रखी जिसकी वजह से वो नहीं लाए गए, मगर दोबारा से सेकंड टाइम उनको दिया जा रहा है, उनके साथ शराइतें रखी गई है। एक सेकंड दे दो मुझे, 1 सेकंड सैयद साहब, सिर्फ 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड, 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड। कि जो आपकी जहांगीर तरीन की जो पूरी पार्टी थी, उसने यू टर्न मार दिया ऑलरेडी कल से जी, उसने यू टर्न मार दिया, जिसके देखिए जहांगीर तरीन की जो पार्टी आप कह रहे हैं यू टर्न मार दिया, वो जहांगीर तरीन की पार्टी बनी ही नहीं थी, वो सिर्फ एक मतलब ये था कि एक शो आई थी, एक छोटी सी बन के बाहर में सामने आई, उसके बाद नहीं हो। उस पार्टी को फिर अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। वो पार्टी बनी इसलिए है कि वो डिफरेंस प्ले करेगी। और एक और चीज मैं बता दूं, जो जैदी भाई ने बात आपको क्या लगा उस पार्टी का क्या मुस्तकबिल होगा, उस पार्टी का क्या मुस्तकबिल होगा जो पाक सरजमीन पार्टी का हुआ है जी, जो जैदी भाई ने बात की है ना, जेयूआई सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बनाई गई है। आप इग्नोर करते हैं कि जेयूआई कौमी असेंबली की सीटें लेती है, और कौमी असेंबली की सीटें जब लेंगी तो अगर बिलावल साहब वजीर आजम बन गए तो फजलुर रहमान साहब 100% प्रेसिडेंट बनेंगे। उन्होंने ये कहा, सैदी साहब ने कहा ये शुएब भाई की हो सकती है राय, पर मेरी नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा मेरी नहीं, अपनी राय है, वो रिस्पेक्टेड ओपिनियन है, लेकिन आप जेयूआई की नेशनल असेंबली की सीटों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और उनकी सूबाई जो सीटें हैं उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। उनका एक वोट बैंक है, उनकी सीटों को हराया गया इमरान खान के दौर में, लेकिन वो अपनी नेशनल असेंबली की सीट निकाल लेते हैं। आप शायद ये भूल रहे हैं शोएब भाई के जो आपके मौलाना साहब थाईलैंड में जाके जो मसाज कराते हैं ना, ये उसी कंट्री का वीजा मिलेगा उनको बस। अरे पहले मौलाना भी बोलते हैं, फिर आगे से फजूल बात भी कर देते हैं, तो गलत बात होती है। सैयद भाई मैं उस हद तक नहीं तो जातियात पे चले गए, आप ये बुरी बात होती है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल फैब्रिक पे फजलुर रहमान का नाम है, और उनको आप गलत बात करें, सही बात करें, लेकिन जातियात पे नहीं जाते जनाब, जातियात पे नहीं जाते, उनकी सियासत पे बात करिए। थाईलैंड में जाके मसाज कराए उसको आप फिर जातियात पे जा रहे हैं, जातियात पे नहीं जाए, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, जो मर्जी करें। मैं बंद करता हूँ, सैयद भाई को बोल लेने दे। चलिए, जो डीजल के सौदे करता हो, डीजल के जो सौदे करता हो और जो थाईलैंड में मसाज कराता हो, आप उसको अपना प्रेसिडेंट बना दे। वाह वाह शोएब साहब, क्या बात है। अरे प्रेसिडेंट उन्हें हमने नहीं बनाना, प्रेसिडेंट तो वो वोट से बनेंगे ना, चारों सूबाई असेंबलियां वोट देंगी, कौमी असेंबली वोट देगी, सेनेट वोट देगा, तब जाकर साहब क्या कहेंगे। रुक जाएंगे दानिश, एक मिनट। जो आदमी डिक्लेयर्ड प्ले बॉय हो, अपनी नाजायज बेटी का बाप हो, उसको तो लीडर बना लेंगे हम। अरे चले जातियात पे नहीं जाते, खत्म कर दिया उस केस को, कोर्ट ने उसको रिवाइज कर दिया, केस को बैन कर दिया, उसको छोड़ दे, आप भूल जाए। जी साजी साहब बोले, आप क्या कहेंगे। और दूसरी चीज ये कि अल्ताफ कोर्ट के बैन करने से कोई हकीकत तो नहीं बदलेगी, लेकिन जातियात पे नहीं बात करते, रहने देते हैं इस बात को। बात पूरी हो रही है, मगर बार बार यही कह जा रही है कि जातियात पे बात नहीं थी, मगर बात की जा रही है, मेरी समझ नहीं आ रही। जी साजी साहब क्या कहेंगे।
मेरी बहन, मैं तो ये कहूंगा कि देखें, वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3, 4, 5 दिनों से आपके प्रोग्राम में सिर्फ MQM को प्रमोट किया जा रहा है, MQM को प्रमोट किया जा रहा है। एक आदमी मुझे समझ में नहीं आता, जिसने कत्ल नहीं, कातिलों का सरदार हो और उसके लिए लोग कह रहे हैं वो पाकिस्तान आ जाए, वो हुकूमत करे, वो यानी हुकूमत क्या, सिंध में हुकूमत करे, राज करे। मेरी बहन, उस आदमी की कहानी मुक चुकी है यार। साजिद, ये किसने कहा है, ये किसने कहा कि वो आ जाए और हुकूमत कर ले? जैदी भाई, ये आपके चौधरी साहब हो गए, ये आपके सैयद साहब हो गए, ये लोग नहीं देखिए, सुने, यही बातें करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि वो आएगा पाकिस्तान, वो जिंदगी भर नहीं आएगा, जिंदगी भर। लेकिन मसला ये है कि जो चीज आपको नजर आएगी उसको तो मानो ना यार। कबूतर की तरह जैदी साहब ने सिर्फ ये बताया कि उसका टीवी पे स्पीच आ गई, जो बैंड किया था, किसी टीवी पे नहीं आएगा। कल उसकी स्पीच चली और फिर कल कराची के अंदर बड़े 2 शहरों में उसका पोस्टर बड़ा सा लगा और वहां पे लोगों ने गाने चलाए। वो सिर्फ ये बात मेंशन कर रहा है, ये नहीं कहा उन्होंने कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान आ रहा है। ये बात हो रही है कि पाकिस्तान लाने की तैयारी की जा रही है, किन शराइतों पे आएगा, किन शराइतों पे नहीं आएगा। समीना, वो कातिल है, दहशतगर्द है, बोरी में मुझे इससे कोई दरकार नहीं है। मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो हो रही है। कल चौधरी साहब ने बोला था कि उन्होंने कहा था तस्वीर लगाई, मेरे पास तस्दीक नहीं थी। जब आज मैंने 4-5 दफा 4-5 से मालूम किया और कंफर्म हुआ, तब मैं आज से बोल रहा हूँ कि हाँ, 2 जगह, 1 जगह नहीं, 2 जगह कराची के इलाकों में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप बताइए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ समीना, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी। जी करिए जरूर। इतने इमोशनल मत हो सब लोग, अच्छा नहीं लगता, और जातियात पे तो बिल्कुल ना जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जातियात पे तो नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। बार बार बेचारे कह रहे हैं कि जातियात पे मत जाएं। देखिए, यहाँ पे कोई भी दूध का धुला नहीं है, लेकिन प्लीज, ये बात आपने 100% बिल्कुल सही कही। कोई भी दूध का धुला नहीं है। हम किसको उठाएं, किस चीज को एक ही उठाएंगे, 10 लोग निकलेंगे। आप प्लीज ना जाएं, इसलिए हम अगर ये बातें करने लगे तो बहुत ज्यादा लोगों के सामने बहुत सारी चीजों को सामने लाना पड़ेगा। पता है, यहाँ पे सब लोग, हर मुल्क के लोग यहाँ पे रहते हैं, लोग प्रोग्राम देख रहे होते हैं, वही कहते हैं हम अपने ही मुल्क के सपोर्ट नहीं करते, आपस में ही लड़ते जा रहे हैं हम लोग। अपनी राय जरूर दें, लेकिन बड़े डिसेंट तरीके से बात करें, इतने इमोशनल मत हो। तबीयत खराब हो सकती है किसी की, सच में इतना हो जाती है तबीयत खराब। इस शो के लिए तो बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हुई, जिन्होंने टेक्स्ट मैसेजेस भी किए कि उनके ब्लड प्रेशर हाई हो गए, वो हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने उनको मना किया कि ये शो ना देखें आप, अगर आप देखना भी चाहते हैं तो बाद में रिपीट में देखें, लाइव ना देखें। उनसे कहा करें ना कि शो में हाई वोल्टेज हो जाता है कभी प्रोग्राम कर रही होती है। जी, हम यही मैं कहती हूँ, अब आप अंदाजा लगा लें कि मैं किस तरह ये शो को लेके चल रही होती हूँ और कितने साल हो गए इस शो को रन करते हुए। ब्लड प्रेशर के मरीज ये प्रोग्राम ना देखें। जी, लिखा हुआ होता है, जिनका दिल कमजोर है। नहीं, सच में पता क्या, जैसे मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे इस वक्त जॉब करके फारिग हुए, तो वो बार बार कमरे में आके देख रहे होते हैं कितना, क्योंकि आपको पता है सारे वुड के घर है, यहाँ पे आवाज आ रही होती है। जी। हाँ, तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपने घर को तो छोड़ें, बच्चे बैठे होते हैं और दूसरे, मतलब काफी पूरी दुनिया के लोग यहाँ कनाडा में रहते हैं, मतलब जितने भी एशियन है वो सुन रहे होते हैं इस प्रोग्राम को, देख रहे होते हैं, बहुत पब्लिक देख रही होती है। बनता है इन चीजों में। जी, तो प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि बड़े तहम्मुल से एक दूसरे की बात सुने, ताकि हम एक दूसरे को कहीं मिले भी तो बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ हम एक दूसरे से बात करें। ये ना हो कि मुंह मोड़ ले, क्योंकि हम छोटी सी कम्युनिटी है। आपके उस सब से कोई प्रोग्राम होता है, आपके सारे कॉलर आते, तो ये जिनके एक दूसरे के खिलाफ मेरी प्यारी बहन, मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं कि हम जितने भी कॉलर हैं, हमारा आपस में कोई जाती कोई इख्तलाफ नहीं है। हम आपस में हमारे भाई सिर्फ पॉलिटिक्स पे हमारी कुछ है जो सोच और अप्रोच मिलती नहीं है। देखिए, ये जो मेरी कॉलर आई है ना मुबीना, ये बहुत अच्छी कॉलर थी। ये पहले शो में बहुत आती थी, कॉल करती थी, बहुत अच्छा तजिया देती थी, बहुत जबरदस्त किस्म से बात करती थी, मगर अब काफी अरसे बाद ये आई है शो में, अब मैं शामिल हुई है, बस ये देखती हैं और हो गई, वरना इस शो में काफी चीजें हुई है उनके, इनको इस शो के बारे में बहुत कुछ पता भी है। इनको कहें कि अगर ये लेडीज बहुत आती थी पहले इस शो के अंदर, याद होगा ना आपको मुबीना, कितनी लेडीज आती थी, अब ड्रॉप हो गई सारी लेडीज इसी वजह से। दूसरे सब लोग आते थे, हम लोग
बहुत सारे कॉलर आते थे जो इसमें पार्टिसिपेट करते थे, मगर अब इस वजह से ड्रॉप हो गए कि बल्कि आज काफी देर के बाद मैंने विंसर भाई की और एक वो दूसरे साहब है, मुझे नाम उनका भूल गया। नहीं, विंसर भाई शुरू से आते रहते हैं, छोटा सा मैसेज देते हैं, शहमीशा की तरह बहुत बड़ा नहीं देते। मेरी बहन अगर आप रेगुलर आए, मेरी बहन अगर आप रेगुलर आए तो मैं आपके हक में दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूँ। आप आए रेगुलर। मैं आप बिल्कुल मैं ये बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि जो भी जिससे बात कर रहे हैं बड़े तहम्मुल से बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ आपसे होता है, आप रेगुलर आए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मेरी आपसे बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और अपनी राय देने का सबको हक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके समीना, ओके, थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। जी जनाब, जी साजिद भाई आप कुछ कह रहे थे। साजिद साहब जी मैं ये कह रहा था, मेरी बहन, मैं जैदी भाई से थोड़ी ये कह रहा हूँ कि अल्ताफ हुसैन के जैदी भाई हक में बोल रहे हैं। मैं जैदी भाई की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मगर जैदी भाई ने कल एक बात जो कही ना कि हम लोग महाजिरों के खिलाफ बोलते हैं। मेरी बहन, महाजिरों के खिलाफ इसका मतलब महाजिर वो लोग हैं कब? हेलो, ये तो बताइए, बात क्लियर हो रही है जी। वालेकुम, एक सेकंड सही साहब जी। हेलो, वालेकुम साहब जी, बोलिए। अच्छा, मेरी पेशिंग वो ये है, मैं अभी बैठ के हिसाब लगा रहा था, इतनी बहस हो रही है जी। सिर्फ दो आदमियों के चांसेस है वजीर आजम बनने के, एक जरदारी और एक नवाज शरीफ, और इन दोनों में भी नवाज शरीफ के चांसेस वजीर आजम बनने के 99.99% है। किसके आप किसे कह रहे हैं, जरदारी या नवाज शरीफ को कह रहे हैं? 99 नवाज शरीफ साहब के कह रहे हैं। दानिश मुबारक हो आपको। तो इनके साहब लगा के बता रहे हैं नवाज शरीफ के 99% नवाज शरीफ के बनने के चांसेस हैं। 99% तभी तो वो सऊदी अरब में बैठे हुए। दानिश को बहुत बहुत मुबारक हो। सही बात है, दानिश को मुबारकबाद दे दें आप इस वक्त। तो ये दानिश साहब जो आ रहे हैं फिर इलेक्शन के लिए पाकिस्तान के अंदर, इलेक्शन के लिए इलेक्शन तो शोएब साहब लेके जा रहे हैं। नहीं, शोएब साहब तो जा रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से, पर आप तो खड़े होने जा रहे हैं, टिकट मिला है आपको इलेक्शन का। जी जनाब, मैंने थोड़ा बताना था, बाकी तो इतनी बहस हो रही है, आपका प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है, फिर बात करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ के 99.99% चांसेस हैं इल्म जफर के हिसाब से, आप देख लीजिएगा। ये बताएं कि पाकिस्तान का इस्तेकाम कितने कब आएगा? वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आ गई ना, वो जब इख्तिदार में आएगी। अरे आप जरा साजिद साहब के लिए क्लियर आवाज में बोले जरा प्लीज। जी बोले। मेरा इल्म कामिल ये कहता है, उनका जफर कहता है, मेरा कामिल ये कहता है कि 3 साल तक इलेक्शन नहीं होंगे, और जब भी इलेक्शन होंगे बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं बनेगा। आपके कहने का मकसद ये भुट्टो दोबारा जिंदा होने वाला है? भुट्टो वैसे ही बना था, जिंदा होने वाला क्या मतलब? भुट्टो कभी गया ही नहीं था, भुट्टो लोगों के दिलों में जिंदा था। दानिश साहब, भुट्टो की कुर्बानियां जो है ना निकाल नहीं सकते आप, वो जिंदा ही रहेगा। वो जिंदा ही रहेगा, वो अभी भी जिंदा है में। आप सोचें किस तरह जीते वो लोग। कुर्बानियां भी और तोहफे भी। परवेज इलाही इस शर्त पे छूटेंगे कि वो पीपल्स पार्टी का साथ दें पंजाब के अंदर, जो पंजाब में जीतेगा हुकूमत वो बनाएगा, और परवेज इलाही इनका साथ देंगे। दुरुस्त बात करें, बैकग्राउंड उठा के देख लें। ये साजिद भाई की बात में हकीकत है कहीं ना कहीं, बहुत ज्यादा आपने सही बात मेंशन किया के, मगर आपने ये बात जो कही 3 साल तक इलेक्शन नहीं होंगे, ये शायद मुझे लगता है कि मैं आपकी इस बात से कहीं एग्री नहीं कर सकती। अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाने। लास्ट बात सुन लें, मुझे ये बताएं कि जब पीटीआई से बड़ा किसी के पास वोट बैंक है जो आप सरदारी, वही मैं कह रहा हूँ, भैया खुद ही आपस में बांटे जा रहे हैं, वजारतें भी, सुधारतें भी। अरे भाई जिसका सैयद भाई, पीपल्स पार्टी से बड़ा वोट बैंक जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है। आपकी सोच होगी जो उसके पास वोट बैंक है मेरे भाई। इस्टेब्लिशमेंट भी कोई पार्टी है? मेरी बात सुने, ये 2 फर्क है आपकी सियासत में और दूसरों की सियासत में। आपकी सियासत सारी जो है, मेरे नून लीग वाले और पीडीएम वाले, ये इक्तदार की सियासत है। तो मेरे भाई, हम तो एक नजरिए के तहत इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई आप 2 महीने पहले तो आपका नजरिया कुछ और था। घंटों में नजरिए, भाई नजरियाती बंदा घंटों में नहीं बदलता। आप नजरिया
नजरियाती नहीं है ना सर की नहीं है। आप सारी जिंदगी के आवाज कहते रहते हैं, ये एक मोमेंट होता है जो आपको वो जाके चुभती है बात। ये बात मत करें। बात ये है कि नजरियात की बात करें, इसका मकसद बड़ा है। कौन किसकी पाकिस्तान में नजरियाती बातें नहीं चलती, हकीकी जो मनाजिर होते हैं ना, जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो चलती है पाकिस्तान में। सही कह रहे हैं जैदी साहब, सही कह रहे हैं। हम जो आपसे बात करते हैं वो ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रहे हैं, हम नजरियात पे बात नहीं कर रहे। आप लाइन पर आ गए, लाइन पे तो आप आए ना, मुझे तो मालूम है ना ग्राउंड रियलिटी क्या है, तभी तो मैं बोलता हूँ कि उनका वोट बैंक होगा, घर में होगा। तो जैदी साहब आपने बहुत सही बात कही है, लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि जो ये इमरान खान साहब तो समझ जी इमरान खान साहब का जो है टोटल काम हो चुका है, वो इसलिए कि जो इनके जो कनेक्शन जो रॉ से मिल रहे हैं ना इंडिया से, और जो तालिबान से कनेक्टेड थे, जो दहशतगर्दी हुई थी पाकिस्तान में, तो इनको तालिबान की सपोर्ट हासिल थी इमरान खान साहब को, और अभी भी है कुछ इलाकों में। तो ये इनके लिए बड़ी खतरनाक पोजीशन है कि अब मसला ये पैदा हो रहा है कि इमरान खान साहब कैसे। जनाब आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि उनके कनेक्शन थे और ये और वो बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं आप जी। बहुत क्या सबूत है आपके पास? सबूत बताएं, सबूत क्या है? आप ये कहते हैं कि उनके मोसाद से कनेक्शन थे, सबूत क्या है? रुक जाए एक मिनट के लिए चौधरी साहब, एक मिनट के लिए आए रेहान साहब जी। रेहान साहब क्या कहेंगे? एक सेकंड सब लोग, सब प्लीज एक मिनट के लिए खामोश है। एक मिनट का मैं मैसेज लेकर सबको ड्रॉप करूँ। जी जनाब, जी रेहान साहब क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों सियासत पे बात करें, जो जाती बातें, जाती मसले और उनकी पर्सनल लाइफ पे ना जाएं, कोई किसी पर्सनल लाइफ पे ना जाए। अगर जाएंगे तो हम भी जाएंगे, फिर वो भी जाएंगे, फिर हम भी जाएंगे। तो इसलिए कोई आदमी सियासत में जितनी बात करनी कर ले, मगर आपने कहा पर्सनल लाइफ में। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले जी, 1 सेकंड 30 सेकंड का मैसेज दें साजिद साहब। आप बात करें जातियात पे, उसकी कॉल काट दे। चले, टाइम खत्म हो गया, टाइम ही खत्म हो गया, कॉल काटने का टाइम ही नहीं है। मुझे अभी सबसे लेने दे मैसेज, लास्ट मैसेज 5 सेकंड का देते हैं आप जी। बस मसला ये है कि ये जो राह से ताल्लुक निकल रहा है ना इमरान खान का, जो इनके कनेक्शन जो प्रूव हो रहे हैं इनके साथ, तालिबान के साथ, बकवास बातें तो नहीं, ये बात सही है। और जो इनको सपोर्ट जो कर रहे थे, जो केपीके से जो ग्रुप इनको सपोर्ट कर रहा था, और जो ये इंडिया केपीके भी पाकिस्तान है भाई, सारे पाकिस्तानी है, सारे पाकिस्तानी भाई हैं। नहीं, ये वज़ीर आज़म बनने से पहले इंडिया गए थे, दानिश साहब से पूछ लें, ये इंडिया गए थे। कौन दानिश कौन वो है? नहीं, इंडिया गए। इमरान खान का बंदा, उसका बंदा है, नवाज शरीफ का बंदा है। हाँ बिल्कुल गए थे, वज़ीर आज़म बनने से पहले इंडिया गए थे और मोदी सरकार से मिले भी थे। इंडिया गए थे, बिल्कुल गए थे। इमरान खान साहब इंडिया गए थे, और उस वक्त इनकी सिर्फ सियासी पार्टी थी। नहीं, ये आप पता कर लें, चेक कर लें। अरे अभी चेक कर लें, सामने आ जाएगा। बिल्कुल इंडिया गए थे, वहाँ रॉ के साथ इनकी मीटिंग हुई थी, जो कि एजेंसी को पता लग गई है। और जो है ये प्रूव हो रहा है कि ये रॉ से। चले जी, आप लोग का बहुत शुक्रिया दानिश, थैंक यू सो मच हमें शामिल हुए। चले जी, आप लोग का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं। जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रहे तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।